हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। विजन आईएएस की पीटी 365 की सीरीज चल रही है, जो आपकी 25 मई 2025 को जो यूपीएससी का पी का एग्जाम है, उनको ध्यान में रखकर यह सीरीज चलाई जाती है। इस सीरीज के अंतर्गत बात की जाए तो पहले आपका नेशनल और इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर ही ये मैप के माध्यम से कुछ जो सराउंडेड कंट्री होती थी, उन्हीं में जो आर्ट मतलब कि इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर ही ज्यादातर आता था। लेकिन अभी प्रेजेंट में जो इस बार आया हुआ है, इसमें पूरी चीजों को यानी कि जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सभी को एक मर्ज करके इसमें दिया गया है, ताकि ये रहे कि आपका अभी प्रेजेंट में आप मैप के माध्यम से पढ़ते हैं तो उसमें आपका विजुलाइज करने में आसानी होती है। जैसे हमने अभी पूरा पढ़ लिया, पूरा करंट अफेयर पढ़ लिया। करंट अफेयर को पढ़ने के लिए थोड़ा माइंड मैप बनाने के लिए तो अगर मैप को हम देख लेते हैं, उसको हम एक दो बार पढ़ लेते हैं और अपना ही एक रफ मटेरियल में इस तरीके से कुछ भी ड्रॉ कर लेते हैं कि यहाँ पर एक कंट्री है, यहाँ पर एक कंट्री है, यहाँ पर एक कंट्री है, तो इस तरीके से आप विजुलाइज कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो कहीं छूटने की गुंजाइश नहीं होती है। और आपको पता ही है कि करंट अफेयर का कितना मेजर रोल होता है यूपीएससी के एग्जाम में। तो यूपीएससी का फ्री का एग्जाम आपका 25 मई 2025 को है ही। आपकी तैयारी बेहतर चल ही रही होगी, अगर नहीं भी चल रही है तो अभी आपका 81 दिन बचे हुए हैं, तो इसको और बेहतर कीजिए। 80 के दिन बचे हुए हैं, आप और ज्यादा उसको बेहतर कीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। ये मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है, न्यूज थ्रू मैप। तो इसके टॉपिक के बारे में जानते हैं, फिर टॉपिक के अंतर्गत जितने भी इसके सब टॉपिक आएंगे तो उनको एक एक करके जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत आपके जैसे कि नारगुना कारावास क्षेत्र के बारे में, सुर्खियों में रहे संघर्षजनक अन्य क्षेत्रों के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थल, द्विपक्षीय संबंध भी दिए गए। अर्थव्यवस्था से अंतर्गत जैसे कि सुर्खियों में रहे स्थल आएंगे इसमें। पर्यावरण से संबंधित देखा जाए तो बायोस्फीयर रिजर्व आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है जो सुर्खियों में रहे, कौन कौन सी प्रवाल हैं, आर्द्र भूमियां, भूतापीय मानचित्र, नदियां, स्थल, जल निकाय, भौगोलिक क्षेत्र। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सुर्खियों में रहे कुछ देश, कुछ आपदा से प्रभावित देश हुए, कुछ संरक्षित क्षेत्र आते हैं, कोई पारंपरिक जल भंडार प्रणालियां हैं तो वो भी आती हैं। तो इन सभी को मैप के माध्यम से दिया गया है। तो आपने अभी तो पहला पढ़ा हुआ है पूरा, लेकिन जब आप इसको मैप के माध्यम से पढ़ लेते हैं तो वो आपको याद करने में ज्यादा आसानी रहती है और आप उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। मतलब कि इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ते हैं तो वो याद भी रहता है। पर्यावरण के प्रमुख आंदोलनों के बारे में जानेंगे, फिर हम आते हैं आगे की ओर। तो देखते हैं भारत में जो नदी जोड़ो परियोजना है वो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का वितरण के बारे में, भारत में हाथी रिजर्व के बारे में, सुर्खियों में रहे कन्वेंशन एवं सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में विश्व भारत के अंतर्गत कौन कौन सी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो इन्वेंशन हुए हैं, जो भी उससे संबंधित है, तो इनको मैप के माध्यम से समझेंगे। कुछ संस्कृति से रिलेटेड जैसे कि सुर्खियों में रहे मंदिर कौन कौन से रहे, सुर्खियों में रहे चित्रकला एवं पेंटिंग के बारे में, स्थल के बारे में, पुतली कला के बारे में, संकेतक यानी कि भूगोलिक संकेतक या जीआई टैग के बारे में, भारत के प्रमुख तीर्थ गलियारे परियोजनाओं के बारे में और भारत के प्रमुख सुर्खियों में रहे त्योहारों के बारे में पढ़ा जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपके पूरे मेजर टॉपिक हैं जो आपके करंट अफेयर के पूरे मेजर सेक्शन को मैप के माध्यम से कवर करेगा। चलिए तो अब एक एक टॉपिक की शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से इसको समझाने की इसके अंतर्गत शुरू की गई है, मतलब कि किस तरीके से किया गया है। तो इनका एक ओवरव्यू जानते हैं और इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि पढ़ते ही साथ ही रिवाइज हो जाए। हम इसको पढ़ेंगे तो 2 बार रिपीट करेंगे ताकि आपको साथ-साथ में रिवीजन हो जाए कि आप अगर एग्ज़ाम के टाइम हो तो एक आध ही बार आपको रिवीजन करना पड़े। तो ये अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन को लेकर है, तो आपको इस तरीके से पढ़ना है। नारगोबा काराबाग क्षेत्र, ये आपका काफ़ी चर्चा में रहा था, तो पहले नंबर तो इसके चर्चा में रहने का रीज़न जानना है, क्या रीज़न है? क्या रीज़न रहा था? ये रहा था कि ये जो क्षेत्र था वह रूसी शांति सैनिक वापस लौटना शुरू कर चुके थे इसमें नारगोबा काराखाप क्षेत्र में। और ये अजरबैजान में विवादित क्षेत्र को आर्मियाई अलगाववादियों से वापस अपने कब्जे में ले लिया था और इस वजह से इसे शांति सैनिक लौट रहे हैं। तो ये जो क्षेत्र है इसके बारे में ये आता है। अब हमारा ये तो हमने करंट का मुद्दा देख लिया कि एक मुद्दा था, इसके कारण ये सुर्खियों में रहा, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है कि सुर्खियों में रहे इस स्थल के बारे में बताइए, या सुर्खियों में रहा ये नारगोबा काराबाख जो क्षेत्र है, इसके सराउंडेड कंट्री कौन कौन सी है। तो आपको जॉर्जिया दे दिया, रसिया दे दिया, आर्मेनिया दे दिया, टर्की दे दिया, ईरान दे दिया। तो इस तरीके के कंट्री थे। जैसे कई बार क्या होता है कि हमने कैस्पियन सागर को पढ़ लिया, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा तो कैस्पियन सागर, ब्लैक सी, एज ऑफ सी, इतने जितने भी सी है हमने उनके बारे में पढ़ लिया। या फिर हमने प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, सभी के बारे में
पड़ा तो ये जान लिया कि इस क्षेत्र के पास में ये वाला देश आता है, यहाँ पर ये देश आता है, तो हम उनके सराउंडेड कंट्री जान गए। लेकिन क्या होता है, जो करंट के मुद्दे होते हैं तो उनको कई बार हम स्किप कर देते हैं। तो इसमें इसका एक नया प्रारूप ही दिया गया है। तो इस क्षेत्र को हम पढ़ेंगे। जैसे ये क्षेत्र आपका कहाँ पर है, नारगोवा काराखाब क्षेत्र में है। ये क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है, ये अजरबैजान में पड़ता है। अजरबैजान में पड़ता है तो यहाँ पर कौन का है, स्टीफेंथन कर्ड, ये यहाँ का एक क्षेत्र है। और ये जो मेजर क्षेत्र है, यहाँ से क्या किया गया है, जो रूसी शांति सैनिक है उन्हें वापस लौटना शुरू कर दिया है। और ये जो सैनिक है वो एक तरीके से यहाँ जो अजरबैजान से विभाजित क्षेत्र को आर्मेनियाई अलगाववादियों ने वापस कब्जे में ले लिया है, इस वजह से यहाँ के सैनिक लौट रहे हैं। अब आर्मेनियाई लोग को क्या कहा जाता है, आर्टसक कहा जाता है। जो आर्मिया लोग हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, जो आर्मिया के लोग हैं उन्हें आर्टसक कहते हैं। और ये एक तरीके से भू आबद्ध पहाड़ी क्षेत्र है और इस पर आधिकारिक तौर पर अजरबैजान का कब्जा है। अब ये आपका अजरबैजान है और ये आपका यहाँ ये क्षेत्र है। जब ये क्षेत्र है चारों तरफ से अजरबैजान से घिरा हुआ है तो किसका कब्जा होगा, ऑब्वियस सी बात है कि अजरबैजान का ही होगा। तो ये इस तरीके से इसकी भौगोलिक संकल्पना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब नेक्स्ट आता है यूक्रेन। यूक्रेन हमेशा से चर्चा में है क्योंकि वहां पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं और ये चीजें हो रही हैं तो ये चर्चा में है। अब ये चर्चा में है तो इसकी आपको भौगोलिक स्थिति को जानना जरूरी है। तो यूक्रेन की राजधानी तो कीव है, लेकिन इसके संदर्भ में बात की जाए तो रूस ने यूक्रेन के अन्य स्नेक आइलैंड पर मिसाइल हमला किया है। तो यूक्रेन का कौन सा आइलैंड है, यूक्रेन की राजधानी ये कीव हो गई, ये आपका यूक्रेन हो गया। और यहाँ का कौन सा आइलैंड आता है, स्नेक आइलैंड। स्नेक आइलैंड कहाँ पर है, ये आपका स्नेक आइलैंड है। यहाँ पर किस कौन सा कब्जा, मतलब यहाँ पर यूक्रेन रूस ने यहाँ पर किससे हमला किया हुआ है, ये आपका रूस है। रूस के द्वारा किस चीज का कब्जा की, मतलब कि किसका हमला किया गया है, मिसाइल हमला किया गया है। मिसाइल हमला किया गया है और इस आइलैंड को जर्मनी आइलैंड कहा जाता है। तो इस जो स्नेक आइलैंड है तो इसका अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम जर्मनी आइलैंड है। और ये जो है ये आइलैंड कहाँ पर अवस्थित है, ये आपका ब्लैक सी है, तो यहाँ पर ब्लैक सी में ये अवस्थित है। भौगोलिक अवस्थिति को देखा जाए तो इसे पूर्वी यूरोप में स्थित है। ये आपका जैसे यहाँ रशिया लगा हुआ है, इस साइड देखते हैं तो आपका यूरोप का है। जैसे रोमानिया हो गया, हंगरी हो गया, स्लोवाकिया हो गया, पोलैंड हो गया, बेलारूस हो गया। तो ये आपके इसके मतलब कि ये पूर्वी हिस्से के अंतर्गत आता है। और यूक्रेन भी आपका पूर्वी हिस्से के अंतर्गत आता है, पूर्वी यूरोप के अवस्थिति में आता है। सीमावर्ती देशों में जैसे कि उत्तर में आपका बेलारूस है, नॉर्थ में आपका बेलारूस हुआ। फिर पूर्व में आते हैं हम तो यहाँ ईस्ट में आपका रूस होता है। फिर दक्षिण पश्चिम में कौन सा आता है, मेलाडोवा एवं ये आपका साउथ ईस्ट में मेलाडोवा एंड पश्चिम में आपका हंगरी और स्लोवाकिया पोलैंड आता है। तो ये आपके पूरे कितने कंट्री हैं, ये 3 कंट्री हैं जो इसके वेस्ट में आते हैं। तो इस तरीके से इनके बारे में है। और इसके जो जल निकाय कौन सा है, जल निकाय के अंतर्गत आपका एजोब सी आता है। इसमें एजोब सी के साथ काला सागर आता है। तो ये इस तरीके से ये आपके 2 इसके अंतर्गत सागर आते हैं। अब आते हैं नॉर्ड स्ट्रीम के बारे में। अब नॉर्ड स्ट्रीम क्या है, कि नया अध्ययन से पता चला हुआ है कि विस्फोटों के कारण नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइनों को नुकसान पहुंचने के बाद बाल्टिक सागर में हजारों टन मीथेन घुल गई है। तो ये जो गैस पाइपलाइन थी, क्या है ये गैस पाइपलाइन, इस पाइपलाइन के फटने के कारण, मतलब कि इस पाइपलाइन में नुकसान पहुंचने के बाद बाल्टिक सागर में हजारों टन मीथेन भूल गई है। ये आपकी जैसे कि ये लाइन बनाई गई है जो गैस पाइपलाइन है, ये रेड कलर से आपकी गैस पाइपलाइन को बनाया गया है। और ये पाइपलाइन पर ये ऑपरेशन चलाया गया है और ये ऑन गोइंग प्रोजेक्ट को डॉट डेट करके बताया गया है। ये जो नॉर्ड स्ट्रीम है ये अपतटीय पाइपलाइनों यानी कि नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 को एक नेटवर्क इसमें शामिल है और इन पाइपलाइनों के जरिए ही रूस से उत्तरी जर्मनी तक प्राकृतिक गैस को पहुंचाया जाता है। तो ये जो आपका जर्मनी है, जर्मनी का कौन सा भाग है, ये नॉर्थ हिस्सा है। यहाँ नॉर्थ हिस्से से कहाँ पर इस गैस को पहुंचाया जा रहा है, यहाँ रसिया में इस गैस को पहुंचाया जा रहा है। अभी जो गैस यहाँ पर पहुंचाई जा रही है तो इस गैस के पहुंचाने पर बीच में क्या है, समुद्री क्षेत्र कौन सा सी पड़ता है, बाल्टिक सागर पड़ता है। अब बाल्टिक सागर पड़ता है जब, तो बाल्टिक सागर में क्या हुआ है कि यहाँ पर इस ये लाइन है इसमें विस्फोटक हुआ है। विस्फोटक होने से इसमें मीथेन गैस जो भरी थी वो बाल्टिक सागर में फैल गई है, ये सिर्फ रीजन है। तो इस तरीके का आपका
ये मैप है। अब आते हैं आगे की ओर कुर्कस क्षेत्र के बारे में। कुर्कस क्षेत्र क्या है? ये क्षेत्र जो है ये भी यूक्रेन से संबंधित है। ये यहाँ पर यूक्रेनी सेनाओं के रूसी क्षेत्र अंदर तक पहुंचने के कारण रूस ने कुर्कस क्षेत्र में आपातकाल घोषित कर दिया है। तो क्या हुआ है कि जो रसिया का जो कुर्कस क्षेत्र है, यानी कि ये रसिया है, रसिया का ये कुर्कस क्षेत्र है, यहाँ पर ये यूक्रेन की सेना पहुंच गई है। तो यूक्रेन की सेना पहुंचने से इस रसिया के द्वारा क्या किया गया है? आपातकाल को घोषित कर दिया गया है। अब आपातकाल घोषित कर दिया गया है, तो अब इसकी अवस्थिति देख लेते हैं। ये कहाँ पर है? पूर्वी यूरोपीय मैदान के मध्य भाग में स्थित है और इसकी सीमा जो है यूक्रेन से लगती है। तो पूर्वी मध्य मैदान है, ये पूर्वी यूरोपीय मध्य मैदान का है और यहाँ इसकी सीमा किससे लग रही है? यूक्रेन से। और नदी बेसिन कौन कौन सा है? यहाँ पर नीपर नदी और डॉन नदी बेसिन क्षेत्र में ही ये स्थित है। तो यहाँ कौन कौन सी नदी आती है? नीपर नदी आती है और आपकी डॉन नदी आती है। तो ये दो नदियां आती हैं। फिर इसके अलावा देखते हैं कि सशस्त्र लड़ाकों ने रूस के दक्षिणी रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान में हमला किया हुआ है। तो रूस का जो दक्षिणी रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान है, तो यहाँ पर हमला किया गया है। तो ये आपकी पूरा ओवरव्यू था। तो ये कुर्स्क क्षेत्र कहाँ पर इसकी अवस्थिति हो गई? ये रूस के अंदर पहुंचने के मतलब कि रूस के पास का एक जगह है और ये कहाँ पर है? अगर यूक्रेन ने कब्जा किया है तो यूक्रेन की जो पास वाली कंट्री कौन सी है? कुर्स्क, जो रसिया की एक क्षेत्र है, वहां पर आपातकाल घोषित कर दिया है। अब आते हैं हम लेबनान के बारे में। लेबनान जो है जिसकी राजधानी बेरूत है। तो राजधानी आती है कौन सी? बेरूत। ये लेबनान है आपका, यहाँ इसकी राजधानी है बेरूत। और यहाँ आपका भूमध्य सागर है, ये मेडिटेरियन सी है। यहाँ आपका सीरिया लगा हुआ है यहाँ से। आप जानते हैं क्या ये चर्चा में है कि इजराइल ने लेबनान के दक्षिणी हिस्से में और अधिक सैनिक तैनात करके हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना संघर्ष तीव्र कर दिया है। तो क्या कर दिया है लेबनान इजराइल ने? इजराइल के द्वारा यहाँ लेबनान में का जो ये दक्षिणी वाला हिस्सा है, मतलब ये दक्षिणी हिस्सा है, साउथ हिस्से में साउथ हिस्से में और अधिक सैनिक तैनात कर दिए हैं और इनका जो संघर्ष है वो तीव्र हो गया है। इसकी अवस्थिति देखते हैं तो यह भूमध्य सागर के पूर्वी तट के साथ एक सक्रिय पट्टी के रूप में अवस्थित है। जैसे ये आपका मेडिटेरियन सी है और ये कहाँ पर? ये सक्रिय पट्टी के रूप में ये दिखाई दे रहा है। इसका पश्चिमी एशिया के उत्तरी अरब प्रायद्वीप में एक छोटा सा हिस्सा है। जब आप पूरे प्रायद्वीप को, अरब प्रायद्वीप को देखते हैं तो इसके वेस्ट में, मतलब कि ये इस तरीके से ये आपका पेनिनसुला है, तो इसमें ये यहाँ पर आपका ये पश्चिमी प्रायद्वीप के अंतर्गत यानी कि वेस्ट के अंतर्गत इसकी अवस्थिति है। इसके उत्तर तथा उत्तर पूर्व में सीरिया है। इसके नॉर्थ एवं नॉर्थ ईस्ट में कौन सा है? नॉर्थ एवं नॉर्थ ईस्ट में आता है सीरिया। ये आपका सीरिया आता है नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में। और दक्षिण में कौन सा है? इजराइल। और दक्षिण में इजराइल आता है। इजराइल के द्वारा ही क्या किया गया है? इजराइल के द्वारा ही यहाँ पर सैनिक तैनात किए गए हैं। तो इस तरीके से आता है। और समुद्री सीमा साइप्रस से लगती है। तो ये भी पूछ लिया जाए कि समुद्री सीमा किससे लगती है? तो समुद्री सीमा इसकी साइप्रस से लगती है। तो इस तरीके से लेबनान के बारे में। अब आते हैं बाल्टिक सागर की ओर। तो बाल्टिक सागर की ओर देखते हैं तो इसमें आता है कि बाल्टिक सागर की हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है बाल्टिक सागर को लेकर कि इसने रूसी SU-24 बम वर्षक विमान ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण बाल्टिक सागर के गोटलैंड द्वीप के निकट स्वीडिश हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। तो ये जो स्वीडिश हवाई द्वीप है गोटलैंड द्वीप के निकट, उसका इसके द्वारा उल्लंघन किया गया है। तो इसके द्वारा ये चर्चा में है। तो ये क्या है आपका? बाल्टिक सी। यहाँ पर ये बाल्टिक सी है। और क्या कहा गया है कि रूसी SU-24 बम वर्षक विमान ने सामरिक रूप से कौन सा? रूसी बम वर्षक विमान SU-24, ये जो बम वर्षक विमान है इसने बाल्टिक सागर के गोटलैंड द्वीप पर, बाल्टिक सागर का कौन सा द्वीप है? गोटलैंड द्वीप में द्वीप के निकट स्वीडिश हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। तो यहाँ का जो गोटलैंड द्वीप है, इसका जो स्वीडिश हवाई क्षेत्र है, यहाँ पर इसके द्वारा
इसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। यानी कि इनका जो हवाई क्षेत्र था, उस हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करते हुए इन्होंने, यानी कि अगर बम वर्षा की गई है तो जो स्वीडन का यहाँ का जो हवाई क्षेत्र है वहां की एक लोकेशन को, क्योंकि हर एक देश का एक लोकेशन डिसाइड रहता है कि यहाँ तक इस देश की सीमा है तो आप ये काम नहीं कर सकते, अगर इस देश की सीमा है तो ये काम नहीं कर सकते हैं। तो हर चीज का क्राइटेरिया होता है, प्रत्येक देश का एक क्राइटेरिया होता है, और अभी क्या किया गया है, रूस के द्वारा इसका उल्लंघन किया गया है, जिसके कारण ये चर्चा में रहा है। अब आता है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट कि आखिर बाल्टिक सागर कहाँ है, इसकी अवस्थिति कहाँ पर है। तो ये देखते हैं कि जो नॉर्थ अटलांटिक महासागर है की ही एक शाखा है। बाल्टिक सागर क्या है, जो नॉर्थ अटलांटिक सागर है उसकी एक शाखा के अंतर्गत होता है। यहाँ जो डेनिस जल संधि से द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, ये डेनिक जल संधि से अटलांटिक महासागर से ये जुड़ा हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण यानी कि सबसे बड़ा अंतर्देशीय खारे पानी का ये सागर है, और बड़ी मात्रा में नदी जल मिलने के कारण इसमें लवणता का स्तर जो होता है वह कम होता है। तो यहाँ पर लवणता का स्तर कम है। कम होने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी मात्रा में नदी जल मिलने का जो स्तर है वो कम होता है। नदी जल मिलने का स्तर क्या है, इसमें कम है, और तो इसके कारण इसमें लवणता भी कम है। और लवणता एक अंतर्देशीय खारे पानी का एक सागर है। तो ये बाल्टिक सागर के बारे में। अब आते हैं हम नेक्स्ट है तुर्की, जिसकी राजधानी अंकारा है। तो ये तुर्की के बारे में। ये आपका टर्की है, यहाँ की राजधानी अंकारा है। और यहाँ क्या हुआ है कि तुर्की ने इराक और सीरिया में कुर्द आतंकवादियों के ठिकाने पर हमला किया है। तो इराक और सीरिया कौन से, ये आपका सीरिया है और ये यहाँ पर इराक है। ये टर्की से यहाँ लगा हुआ है। यहाँ इराक और सीरिया में कुर्द आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया है। तो टर्की ने क्या किया है कि यहाँ के जो इराक और सीरिया में ये तो कुर्द आतंकवादी हैं, यहाँ पर हमला किया हुआ है, तो इसके कारण चर्चा में है। तो यहाँ हम जब देखते हैं कि इस्तांबुल शहर शहर तुर्की का छोटा सा उत्तर पश्चिमी भाग है। जो इस्तांबुल शहर है वो किस कहाँ का भाग है, वो एक तुर्की का एक छोटा सा उत्तर पश्चिमी भाग है, उत्तर पश्चिमी भाग है। यहाँ के दक्षिण पूर्वी यूरोप में बाल्कन प्रायद्वीप आता है, और इस क्षेत्र में ईस्टर्न थ्रेस के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि ईस्टर्न थ्रेस के नाम से किसे जाना जाता है, तो ईस्टर्न थ्रेस के नाम से जाना जाता है आपके उत्तर पश्चिमी भाग तथा दक्षिण पूर्वी यूरोप में जो बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित है। तो ये इनको ईस्टर्न थ्रेस के नाम से जाना जाता है। और जो तुर्की का बड़ा हिस्सा है, जिसमें अनातोलिया और या एशिया माइनर ये कहा जाता है, और ये पश्चिमी एशिया में स्थित है। तो क्या कहा जाता है, ये अनातोलिया और पश्चिमी एशिया में ये स्थित है। फिर आते हैं इसके सीमावर्ती देश में, जिसमें सीमावर्ती देश में बात की जाए तो उत्तर पूर्व में आता है जॉर्जिया और अर्मानिया। तो ये कौन से देश है, जॉर्जिया हो गया, और आपका अर्मानिया कौन सी कंट्री हो गई, ये नॉर्थ ईस्ट वाली कंट्री हो गई। फिर आती है पूर्व में अजरबैजान और ईरान आते हैं। तो ये जो कंट्री है ईरान और अजरबैजान कौन से स्थित है, ये आपके ईस्ट में स्थित है। फिर इसके पश्चिम में ये पश्चिमी एशिया में और स्थित है। दक्षिण पूर्व में इराक और सीरिया है। ये इराक और सीरिया कितने है, साउथ ईस्ट में है, दक्षिण पूर्व में स्थित है। फिर हम यहाँ पर उत्तर पश्चिम में कौन सा आता है, ग्रीस और बुल्गारिया। तो ग्रीस और बुल्गारिया ये दो जो कंट्री हैं ये कौन सी तट पर स्थित है, मतलब कि ये आती हैं आपके नॉर्थ ये वेस्ट में आती हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसके ये टर्की की सीमावर्ती कंट्री के बारे में बताया गया है। अब आते हैं कि सीमावर्ती जल निकाय के बारे में। तो ये जल निकाय के अंतर्गत देखें तो नॉर्थ में आता है आपका काला सागर, ये नॉर्थ में काला सागर हुआ। दक्षिण पश्चिम और पश्चिम में भूमध्य सागर और एरिजियन सी आता है। तो ये दक्षिण पश्चिम में ये आपका भूमध्य सागर यहाँ पर अवस्थित है, और साथ साथ में जो एजियन सी है ये दोनों सी कहाँ पर आते हैं, ये आते हैं इसके दक्षिण पश्चिम और पश्चिम में स्थित है। तो इस तरीके से इनके बारे में है। अब आते हैं हम अदन की खाड़ी के बारे में। तो अदन की खाड़ी ये हमारा टॉपिक फिनिश हुआ। ये ज्यादा ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा ही है, बस ये है कि ये चर्चा में है, तो इनकी अवस्थिति और ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा है तो अवस्थिति को पढ़ा है, लेकिन करंट ओरिएंटेड हो जाती है तो चीजें और इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आपको बस रिवाइज कर लेना, और साथ में आप इस तरीके से देखेंगे, और आपको जिस तरीके का ये मतलब कि हाईलाइटेड वाला है यही आपको पीडीएफ दे दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा पर। तो आप वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर ले।
अदन की खाड़ी के बारे में आता है कि अदन की खाड़ी में क्या हुआ है कि समुद्री डाकुओं पर बार-बार हमला चिंता प्रदान करता है, पैदा कर रहा है। तो ये अदन की खाड़ी है, ये कहाँ पर है? गल्फ ऑफ अदन। यहाँ क्या हुआ है कि समुद्री डाकुओं का बार-बार हमला चिंता पैदा कर रहा है। यहाँ ये इस साइड समुद्र लगा हुआ है, यहाँ पर समुद्र लगा हुआ है। तो यहाँ पर किस चीज का खतरा पैदा हो रहा है? ये समुद्री डाकुओं का। समुद्री डाकुओं का पैदा हो रहा है। और अदन की खाड़ी जो है वह गहरे पानी का बेसिन है। यह लाल सागर और अरब सागर के बीच एक प्राकृतिक समुद्री लिंक है। तो ये आपका समुद्री मतलब लाल सागर है, और ये लाल सागर के साथ यहाँ आपका अरब सागर है, अरेबियन सी है, अरेबियन सी है। तो इन दोनों सी के मध्य एक तरीके से ये प्राकृतिक जल योजक का कार्य करता है, यानी कि समुद्री लिंक, इंटरलिंक का ये अदन की खाड़ी कार्य करती है। और यहाँ पर समुद्री डाकुओं का खतरा है, और ये हमेशा चर्चा में रहता भी है समुद्री डाकुओं के हमले के कारण। अब आते हैं हम सोमालिया की ओर। तो हम सोमालिया की ओर देखते हैं, तो देखते हैं सबसे पहले मोगादिशु के बारे में। मोगादिशु क्या है? हाल ही में देखा गया है, तो मोगादिशु में आत्मघाती बम विस्फोटक और गन अटैक में कई नागरिक मारे गए हैं। तो क्या किया गया है कि जो आत्मघाती बम विस्फोट और गन अटैक हुए हैं उसमें कई नागरिक मारे गए हैं, जिस कारण से ये चर्चा में रहा है। अब मोगादिशु कहाँ पर है? मोगादिशु जैसे ये यहाँ पर है, सोमालिया, ये सोमालिया की कैपिटल है। सोमालिया की कैपिटल आती है मोगादिशु। यहाँ पर बम विस्फोट और गन अटैक हुए हैं, जिसमें कई सारे नागरिक मारे गए हैं। यह किस क्षेत्र में आता है? ये आपका आता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये जब अफ्रीका की जो अवस्थिति है, तो इस तरीके की जो अवस्थिति है, तो यहाँ पर आता है आपका ये सोमालिया। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भाग है, और ये अफ्रीका का एक पूर्वी सबसे पूर्वी भाग भी है, यानी कि अफ्रीका का सबसे पूर्वी देश भी ये आता है। यहाँ पर स्थलीय सीमा उत्तर पश्चिम में जिबूती, इसकी जो उत्तर पश्चिम में कौन सा आता है? नॉर्थ वेस्ट में आता है आपका जिबूती, ये आता है जिबूती। फिर आपके पश्चिम में आता है इथोपिया, ये आपका पश्चिम में कौन सा हो गया? वेस्ट में ये आता है आपका इथोपिया। और दक्षिण पश्चिम में कौन सा आता है? ये आता है साउथ वेस्ट में आता है आपका केन्या। तो ये सभी क्षेत्र जो है ये इसके अंतर्गत लगते हैं। तो ये आपकी सराउंडेड कंट्री हो गई। और सीमावर्ती जल निकाय में देखा जाए तो यहाँ आपका अदन की खाड़ी भी है, ये गल्फ ऑफ अदन है, और हिंद महासागर होता है। तो इस तरीके से इसके बारे में आता है। तो ये आपके इसके बारे में है। अब आते हैं हम आगे की ओर। हिंद महासागर नहीं होगा, यहाँ पर अरब सागर होगा, क्योंकि यहाँ हिंद महासागर तो नीचे आएगा, और ये हॉर्न और अफ्रीका जो है, हिंद महासागर नीचे को है। जब आप अफ्रीका का मैप देखते हैं, नीचे है, ऊपर इसमें अरब सागर ही आएगा। तो यहाँ ये आपका हिंद महासागर की जगह अरब सागर होगा। अब आते हैं हम आगे की ओर, तो देखते हैं अबू मूसा द्वीप के बारे में। अबू मूसा द्वीप क्यों चर्चा में रहा? तो पहले तो हम इसकी अवस्थिति जानते हैं कि अबू मूसा द्वीप कहाँ पर है। तो अबू मूसा द्वीप ये आता है यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर है। कहाँ पर है ये? अबू धाबी यहाँ है, यानी कि, और ये यूएई है, यहाँ ओमान है, यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और ये आपका आता है पर्सियन गल्फ, यानी कि अरेबियन गल्फ में। तो अभी देखा जाए तो जो अबू मूसा द्वीप है, यहाँ पर दो अन्य द्वीपों ग्रेटर टुन्व एवं लेसर टुन्व पर ईरान की संप्रभुता पर सवाल उठाने वाले चीन एवं संयुक्त अरब अमीरात द्वारा बयान देने के कारण ईरान ने चीनी राजदूत को तलब किया हुआ है। और इन द्वीपों पर विवाद का क्या रीजन रहा है कि यहाँ पर ईरान और संयुक्त अरब अमीरात, ये आपका यूएई और ईरान, इन दोनों के कारण दोनों ने दावा किया है, और 1971 पर इन पर ईरान का अधिकार है। यानी कि क्या हुआ है कि ये जो द्वीप है, यानी कि अबू मीशा के कौन कौन से द्वीप आते हैं? दो ठो द्वीप। एक आता है आपका ग्रेटर टुन्व, एक होता है ग्रेटर टुन्व द्वीप, और दूसरा द्वीप कौन सा आता है? लेसर टुन्व। कौन सा? लेसर टुन्व द्वीप आता है। ये जो दो द्वीप हैं, यहाँ इनके क्षेत्राधिकार को लेकर दोनों में विवाद चल रहा है। और 1971 के पहले 71 से कौन देश कब्जा कर रहा है? ईरान कर रहा है 1971 से। यहाँ पर ईरान की संप्रभुता पर चीन व यूएई के द्वारा बयान के कारण ईरान ने इसे चीनी राजदूत को तलब किया हुआ है। अब सामरिक महत्व पर देखा जाए, मतलब कि इस तरीके की अगर घटनाक्रम रहा है, तो इसका क्या इम्पोर्टेंस बनता है कि ये चर्चा, मतलब कि ये कौन सी सामरिक स्थिति रखता है, यानी कि ये क्या इससे फायदा है, मतलब कि यहाँ की अवस्थिति के कारण किस तरीके का फायदा देखने को मिलता है। ये पहला तो ये कि इसकी अवस्थिति देखी जाए तो यहाँ हॉर्मुज स्ट्रेट है,
निकट अवस्थित है। और हॉर्मेज स्ट्रेट जो आती है वो फारस की घाटी यानी कि पर्सियन गल्फ को ओमान की खाड़ी और गल्फ ऑफ ओमान और अरब सागर से जोड़ती है। तो ये क्या करती है कि अरब सागर को और जो फारस की खाड़ी को, ये दोनों को ओमान से जोड़ती है। ये जो आपकी हार्मुज स्ट्रेट है, हार्मुज स्ट्रेट इस तरीके से हो, और ये जो मतलब कि जो हार्मुज जल मरुमध्य से, ये जो आपकी जल मरुमध्य है, यहाँ से जो आपका कुल तेल व्यापार है, यानी कि विश्व का जो कुल तेल व्यापार है, ये पांचवा हिस्सा यानी कि दैनिक आधार पर यहाँ से होकर गुजरता है। तो ये दैनिक आधार पर हम पांचवा हिस्सा देखते हैं कि ये फिफ्थ रैंक पर पूरे विश्व में इतना हिस्सा यहाँ से इस स्ट्रेट के माध्यम से गुजरता है, तो इस कारण ये चर्चा में है। अब आते हैं हम सेनकाकू द्वीप के बारे में। सेनकाकू द्वीप के बारे में बात की जाए तो सेनकाकू आइलैंड यहाँ पर ये आपका स्थित है। यहाँ आपका चाइना है, यहाँ आपका जापान है, यहाँ पर साउथ कोरिया, यहाँ ऊपर नॉर्थ कोरिया है। तो यहाँ जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक संयुक्त बयान जारी किया है जिसमें चीन द्वारा सेनकाकू द्वीप समूह की यथास्थिति में एक तरफा बदलाव के किसी भी प्रयास का विरोध किया है। तो ये चाइना के द्वारा जो सेनकाकू द्वीप पर अधिकार किया जाता है, तो इसका एक मतलब कि विरोध जो है वह जापान और यूएसए के द्वारा किया गया है। तो ये जो दो कंट्री है इनके द्वारा इसके विरोध के बारे में कहा गया है। और सेनकाकू द्वीप जो है, जिसे चीनी भाषा में इसका अन्य नाम क्या है, चीनी भाषा में इसका अन्य नाम आता है दिया ओयो द्वीप समूह। क्या है इसका समूह का नाम? दुआ ओयो द्वीप समूह इसका नाम आता है। और सेनकाकू द्वीप पूर्वी चीन सागर में ओकिनाका द्वीप से लगभग 410 किलोमीटर के पश्चिम में स्थित है। तो ये आपका पूर्वी चीन सागर में मतलब कि ईस्ट चाइना सी जो है, यहाँ के पूर्व में स्थित ओकिनाका द्वीप से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। तो ये आपके सेनकाकू द्वीप के बारे में है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब आते हैं सुर्खियों में रहे कुछ संघर्ष जनित अन्य क्षेत्र के बारे में। अभी तो हमने काफी सारे क्षेत्रों को पढ़ लिया है। अब और अन्य क्षेत्र आते हैं, जैसे कि आपके पहला इसमें दिया गया है थाईलैंड, थाईलैंड के बाद आता है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद फिलीपींस, फिर म्यांमार, म्यांमार के बाद आता है आपका साहिल क्षेत्र आता है फिफ्थ नंबर पर, सिक्स नंबर पर इथोपिया आता है, सेवेंथ नंबर पर मोजाम्बिक आता है, 8 नंबर पर सूडान, फिर 9 नंबर पर आपका आता है, 9 नंबर पर आता है इसके अंतर्गत देखा जाए तो ये आता है आपका 9 नंबर पर पश्चिमी सहारा। 10 नंबर पर कौन सा आता है? मालडोवा। 11वें नंबर पर आता है स्पेन। 12वें नंबर पर साइप्रस। 13वें नंबर पर स्पेन आता है। फिर 14वें नंबर पर आपका आता है इसके अंतर्गत रूस। 15 नंबर पर जॉर्जिया। और 16 नंबर पर आता है यमन। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपके प्रमुख कंट्री है, मतलब कि ये जहाँ पर ये अन्य क्षेत्र है जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है, तो इसमें काफी तुमने पढ़ लिया है। और भी अन्य के बारे में देखते हैं। तो हम सबसे पहले इस लोकेशन के हिसाब से देख लेते हैं। तो लोकेशन में क्या आता है? ये आता है साउथ ईस्ट एशिया, मतलब कि साउथ ईस्ट एशिया के अंतर्गत कौन कौन सी कंट्री है? तो साउथ ईस्ट एशिया के अंतर्गत हम देखते हैं दक्षिणी थाईलैंड। दक्षिणी थाईलैंड जो है एक पटानी संघर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसका गुट आता है थाई सरकार बनाम मलय मुस्लिम अलगाववादी। कारण क्या रहता है? निर्जातीय और धार्मिक तनाव और स्वायत्तता की मांग का होना। फिर आते हैं पश्चिमी पापुआ गिनी यानी कि इंडोनेशिया के बारे में, कि यह गुट इंडोनेशियाई सरकार बनाम फ्री पापुआ मूवमेंट है। और इसका कारण स्वतंत्रता आंदोलन और संसाधनों का दोहन एवं सांस्कृतिक दमन है। मिंडनाओ फिलीपींस के बारे में, कि यह गुट जो है वह फिलीपीन सरकार बनाम मोरो इस्लामिक लिबरेशन फ्रंट है, और इसका जो कारण है वह स्वायत्तता, इस्लामी शासन और उग्रवाद है। यहाँ पर काचिन प्रांत है जो कि म्यांमार में है, और इसका गुट आता है म्यांमार सेना बनाम काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी, और इसका कारण आता है निर्जातीय स्वायत्तता और संसाधन नियंत्रण का होना है। अब अफ्रीका के अंतर्गत क्षेत्र आते हैं, जैसे कि साहिल क्षेत्र। साहिल क्षेत्र वो जो होता है, इसमें क्या हुआ है कि माली, बुर्किना फासो, नाइजर, ये जो गुट है वह सरकारें बनाम जिहादी समूह और निर्जातीय मिलिशिया, और कारण रहा है उग्रवाद, निर्जातीय तनाव और अप्रभावी शासन रहा है। टिग्रे जो कि इथियोपिया के बारे में रहा है, यह इथियोपियाई सरकार बनाम टाइप्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट के बारे में है, जो इसका राजनीतिक का सत्ता संघर्ष, स्वायत्तता की मांग इसका प्रमुख कारण है। मोजाम्बिक, जिसे काबू डे गार्डो कहा गया है, यह सरकार बनाम आईएसआई मोजाम्बिक के बारे में, यह इस्लामिक उग्रवाद और संसाधनों का दोहन से संबंधित है। सूडान जो आता है वह दारफुर और तख्ता पलट के बाद अशांति बनी हुई है, इसमें गुट में सेना बनाम नागरिक,
रैपिड सपोर्ट फोर्स बनाम विद्रोही समूह, सत्ता संघर्ष और निर्जातीय हिंसा आता है। पश्चिमी सहारा में आता है जिसमें मोरक्को बनाम पोलिसारियो फ्रंट और क्षेत्र पर स्वतंत्रता और संबंधी विवाद इसके प्रमुख कारण रहे हैं। तो ये अफ्रीका के प्रमुख क्षेत्र हैं। फिर यूरोप के प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत देखते हैं जिसमें ट्रांसनिस्ट्रिया माल्डोवा है और यह माल्डोवा सरकार बनाम ट्रांसनिस्ट्रिया अलगाववादी रूस समर्थित है और 1990 में स्वतंत्रता की घोषणा की गई। बास्क कंट्री जो आती है वह स्पेन में है। यह जो गुट है वह स्पेनिश सरकार बनाम बास्क होमलैंड लिबर्टी है। यह बास्क स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है। इसका मेन कारण रहा है। साइप्रस जो कि ग्रीन तुर्की विभाजन से संबंधित है जिसमें ग्रीक साइप्रट बनाम तुर्की साइप्रट है और 1974 से निर्जातीय और राजनीतिक विभाजन हुआ है। कैटालोनिया जो कि स्पेन में है जिसमें स्पेनिश सरकार बनाम कैटलन इंडिपेंडेंस मूवमेंट है या स्वायत्तता और स्वतंत्रता की मांग इसका कारण है। फिर चेचन्या रूस के बारे में जानते हैं तो इसमें आता है कि ये गुट जो है वह रूसी सरकार बनाम चेचन अलगाववादी से संबंधित है और इसका कारण स्वतंत्रता आंदोलन धार्मिक उग्रवाद से संबंधित है। दक्षिणी ओशनिया और खाजिया जॉर्जिया जो कि इसका गुट आता है जॉर्जिया सरकार बनाम रूस समर्थित अलगाववादी और इसका कारण स्वतंत्रता की घोषणा और रूस का प्रभाव रहा है। तो इस तरीके से ये अफ्रीका के गुट है। कुछ पश्चिमी एशिया के आते हैं जैसे कि यमन। यमन क्या रहा है? इसका गृह युद्ध इसका रीजन रहा है जिसका गुट आता है हुती विद्रोही समूह बनाम यमन सरकार जो कि सऊदी समर्थित है। कारण आता है सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक संघर्ष का होना। कुर्द तुर्की संघर्ष जो कि उत्तरी सीरिया और इराक में है जिसमें तुर्की बनाम कुर्द समूह आते हैं। कारण कुर्द स्वायत्तता की मांग और तुर्की की सुरक्षा संबंधी चिंता है। लाल सागर और हुती में आता है इसमें हुती विद्रोही समूह जो कि हुती मुख्य रूप से यमन का एक शिया मिलिशिया ग्रुप है। यह बनाम सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात आदि आते हैं। इसका कारण आता है कि लाल सागर पर नियंत्रण क्योंकि लाल सागर के दक्षिणी छोर पर स्थित बावल मंडियो जलमरुमध्य वैश्विक व्यापार विशेषकर तेल शिपमेंट के लिए महत्वपूर्ण चोक प्वाइंट है और ये इसमें भारत का ऑपरेशन संकल्प है जो भारतीय नौसेना में भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन संकल्प को सुनिश्चित किया गया है। तो इस तरीके से ये पश्चिमी एशिया के अंतर्गत आते हैं। अब आती है कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों संबंधों में कुछ महत्वपूर्ण स्थल के बारे में। अब इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण स्थल में सबसे पहले आता है इज़राइल। इज़राइल की जो राजधानी कौन-सी आती है? इज़राइल की राजधानी आती है आपकी अभी हमने इसके आगे पढ़ा हुआ है लेबनान के बारे में। अब इज़राइल के बारे में देखें तो इसकी जो कैपिटल आती है वो कौन-सी है? यरूशलेम इसकी प्रमुख कैपिटल है। ये इज़राइल के मैप के बारे में और अच्छे से देख लेते हैं। इज़राइल की जो कैपिटल है वो आती है यरूशलेम। ये यरूशलेम आती है। यह कई देशों में तेल अवीव को राजकीय राजधानी के रूप में मान्यता दी गई है। तो इसका जो तेल अवीव है इसको यहाँ पर इज़राइल की एक राजकीय राजधानी के तौर पर भी मान्यता दी गई है तेल अवीव को। और यहाँ क्या हुआ है कि इज़राइल ने गाजा में इरेज क्रॉसिंग को फिर से खोलने की अनुमति दी है ताकि दूसरे देशों का गाजा पट्टी में और अधिक मानवीय सहायता पहुंचाई जा सके। तो गाजा पट्टी में मानवीय सहायता पहुंचाए जाने के कारण इसमें अनुमति दी गई है और यह इज़राइल मध्य पूर्व में स्थित एक देश है। क्या है स्थित? ये इज़राइल जो है वह मध्य ये पूर्व में स्थित एक देश के अंतर्गत आता है। इसकी सीमाएं किन-किन देशों से लगती हैं? यहाँ ये आपका आता है लेबनान। लेबनान से इसकी सीमा लगती है जो कि इसके नॉर्थ में स्थित है। लेबनान आता है। फिर आते हैं इसके पूर्वोत्तर में आपका सीरिया आता है। यहाँ आपका कितना ईस्टर्न में ईस्टर्न में आता है सीरिया। फिर आता है फिर आता है पूर्व में। पूर्व में आता है आपका जॉर्डन मतलब कि ईस्ट में आएगा जॉर्डन और आपका मिस्र आएगा दक्षिण पश्चिम में। तो मिस्र कहाँ पर आता है? ये दक्षिण पश्चिम में आपका मिस्र आता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपका यहाँ पर दक्षिण पश्चिम में साउथ वेस्ट में आपका मिस्र आएगा। तो इसकी अवस्थिति है। इसका जल निकाय के अंतर्गत बात की जाए तो इसमें आता है आपका भूमध्य सागर, मृत सागर, ये मेडिटेरियन सी, मृत सागर, जॉर्डन नदी, गैलीली सागर आता है और लाल सागर आता है जो अकावा की खाड़ी में है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपके इसकी अवस्थिति के बारे में है। और यहाँ पर पूर्वी यरूशलेम और गोलन हाइट्स दोनों शामिल हैं और ये दोनों विवादित क्षेत्र हैं। तो पूर्वी यरूशलेम और गोलन हाइट्स जो है यहाँ के प्रमुख विवादित क्षेत्र हैं जो हमेशा चर्चा में रहते हैं। और इसे इरोज क्रॉसिंग के बारे में जाने कि यह इजराइल और उत्तरी गाजा पट्टी के बीच एक बॉर्डर क्रॉसिंग है। तो ये आपकी जो इरेज क्रॉसिंग है ये इजराइल और भूमध्य मतलब कि उत्तरी गाजा पट्टी के बीच में ये एक क्रॉसिंग के तौर पर आती है। तो इस तरीके से ये आपके पूरे इज़राइल के बारे में बताया गया है।
इसमें जैसा ही बताया गया वैसा आपका मैप भी दिया गया है, तो मैप भी देखिए, साथ में यहाँ पे इसमें टॉपिक भी देखिए, तो ये आपको जल्दी याद होगी, इसकी अवस्थिति आपको माइंड में मैप बन जाएगा। फिर आते हैं ब्लू लाइन के बारे में, तो ब्लू लाइन क्या हुआ है? ब्लू लाइन को संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र ने लेबनान और इजराइल में ब्लू लाइन सीमा के बढ़ते तनाव के बारे में चिंता व्यक्त की है। तो ये क्या हुआ है? लेबनान कहाँ पर है? जब हम यहाँ पर देखते हैं तो लेबनान यहाँ आते हैं। जब हम लेबनान की ओर आते हैं तो यहाँ ब्लू लाइन शोभा मतलब होती है। अब ब्लू लाइन कौन सी है? ब्लू लाइन एक तरीके से आपकी इसकी सीमा बनाती है इन दो कंट्रियों के बीच में, लेबनान, और लेबनान के बाद यहाँ इसराइल के बारे में, इसराइल के बारे में ये आपकी सीमा बनाती है। यहाँ ब्लू लाइन जो है वह लेबनान और इसराइल के बीच कोई आधिकारिक सीमा नहीं है, बल्कि ब्लू लाइन ही इनके बीच की सीमा निर्धारित करती है। यानी कि कोई आधिकारिक नहीं है कि इसका मतलब कि इसको आधिकारिक तौर पर खींचा गया है, बट ये है कि इसकी से एक सीमा बनाई गई है। और इसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कब निर्धारित किया जाता है? 2000 में इसे निर्धारित किया जाता है, और यह ब्लू बेरल से बनी होती है, और यह लाइन भूमध्य सागर से लेकर पूर्व गोलन हाइट्स तक खोली हुई है। तो ये कहाँ से? ये आपका गोलन हाइट्स है, और यहाँ आपका भूमध्य सागर है, मतलब कि भूमध्य सागर का जो पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पूर्वी हिस्सा ही आएगा, तो यहाँ से लेकर इस रेखा को गोलन हाइट्स तक बनाया गया है। तो इस तरीके से इनकी ये अवस्थिति है, तो ये इसके बारे में है। अब आते हैं हम आगे जॉर्डन के बारे में। जॉर्डन जो कि जिसकी राजधानी अम्मान है, तो जॉर्डन की राजधानी कौन सी है? जॉर्डन की राजधानी आती है अम्मान। और जॉर्डन में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला विश्व का पहला देश घोषित किया है। तो कुष्ठ रोग को घोषित करने वाला, कुष्ठ रोग के संदर्भ में WHO के द्वारा पहला देश घोषित किया है। इसके सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं? इसका सीमावर्ती देश आता है आपका सीरिया, ईरान, सऊदी अरब, इजराइल और फिलिस्तीन है। तो ये आपके इसके अंतर्गत ये पूरे देश आते हैं। और सीमावर्ती नदी जल निकाय में जॉर्डन नदी, मृत सागर, अकावा की खाड़ी, इसके अंतर्गत ये सभी इसके चारों तरफ जो कंट्रियां हैं, मतलब कि अकावा की खाड़ी हुआ, डेड सी हुआ, और डेड सी के बाद आपकी जॉर्डन नदी है, यहाँ पर नदी जो बहती है जॉर्डन की, तो ये सब इसके सीमावर्ती जल निकाय हैं। फिर आते हैं आर्मेनिया के बारे में, जिसकी राजधानी एरेवान है। आर्मेनिया क्या है? इसकी राजधानी क्या होती है? एरेवान आता है। और ये होता है जो आमतौर पर फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर एक देश के रूप में मान्यता देता है। और यह ट्रांसकेशिया क्षेत्र का एक स्थलरुद्ध या लैंड लॉक्ड देश है। क्या है? एक तरीके से यह ट्रांसकेशिया का एक स्थलरुद्ध और लैंड लॉक्ड देश है। और ये ट्रांसकेशिया जो है, ट्रांसकेशिया में यह काकेकस पर्वत के दक्षिण में स्थित घनी आबादी वाला क्षेत्र है। तो ये कैसा है? ये घनी आबादी वाला देश है, जो एक स्थलरुद्ध भी है, लैंड लॉक्ड भी है। और स्थलरुद्ध या लैंड लॉक्ड देश कहा जाता है जो काकेकस जो पर्वत यहाँ पर है, काकेकस पर्वत के स्थित घनी आबादी वाला देश है। तो इस तरीके से इसके बारे में है। इसकी स्थलीय सीमा जो है वह अजरबैजान, यानी कि यहाँ की जो इसकी सीमा है वह अजरबैजान से लगती है, तुर्की से लगती है, इसकी तुर्की से सीमा लगती है, और नख्चिवान से लगती है। यहाँ पर नख्चिवान जो है वहां पर भी इसकी सीमा लगती है। और नख्चिवान ऑटोमस रिपब्लिक यानी अजरबैजान का ही एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र से लगती है। जॉर्जिया और ईरान से इसकी सीमा लगती है। तो यहाँ पर ये देखा जाए तो इन सब क्षेत्रों के बारे में, ये आर्मिया है तो आर्मिया का एक क्षेत्र आता है, कौन सा? ये आता है नक्चिबान ऑटोमस रिपब्लिक, जिसकी सीमा एरेवान से लगती है। तो ये स्थलीय सीमाओं के बारे में है, और ये किस तरीके का देश है? स्थलरुद्ध देश है, यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री है। यहाँ नारगोबा काराबाख जो है वह आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक विवादित क्षेत्र भी है। तो हमने जब शुरुआत की हुई थी तो उसमें नारगोबा काराबाख क्षेत्र के बारे में पढ़ा हुआ था, और ये जो है ये इसी के संदर्भ में, मतलब कि इसी के अंतर्गत ही आता है। अब आती है इराक के बारे में, तो इराक की राजधानी होती है बगदाद। ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले आक्रमण के बाद 2003 में स्थापित इराक में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन को समाप्त करने की मंजूरी दी है। तो क्या की गई है इसमें? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने के नेतृत्व में आक्रमण के बाद जो 2003 में स्थापित इराक में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन है उसको समाप्त करने की मंजूरी अभी प्रेजेंट में दी गई है। इसके उत्तर में जब देखते हैं तो उत्तर में आता है तुर्की, मतलब कि टर्की, इसके उत्तर में आता है टर्की आएगा। फिर इसके पूर्व में आता है ईरान, ये पूर्व में आता है ईरान, पश्चिम में आता है सीरिया, आपके पश्चिम में सीरिया आता है, और एवं जॉर्डन आते हैं। और फिर आता है आपका यहाँ दक्षिण में सऊदी अरब और कुवैत आता है।
तो ये जो 2 कंट्री हैं, ये कैसे कहाँ पर आती हैं? ये आपके साउथ में आती हैं। तो इस तरीके से इनकी सीमाएँ हैं और इनकी सीमाएँ जो हैं वह फ़ारस की खाड़ी से मिलती हैं। तो ये आपकी पर्शियन गल्फ है, तो इनसे इन दोनों की सीमाएँ मिलती हैं। तो ये इराक के बारे में। अब आते हैं हम ईरान के बारे में, जिसकी राजधानी तेहरान है। ईरान की राजधानी क्या है? ये तेहरान आती है और हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति की दुर्घटना से हेलीकॉप्टर दुर्घटना से मृत्यु हो गई है, तो इस कारण से ये चर्चा में है। इसमें भू सीमाएँ इनकी देखी जाए ईरान की, तो भू सीमाओं में आता है आर्मेनिया। आर्मेनिया आता है, आर्मेनिया के बाद आपका आता है यहाँ पर अज़रबैजान। अज़रबैजान की हम बात देखते हैं, तुर्कमेनिस्तान इसके अंतर्गत आता है। फिर जो कि आपके उत्तर में ये सभी स्थित हैं। उत्तर में कौन-कौन से स्थित हैं? आपका अज़रबैजान होगा, अज़रबैजान के साथ आर्मेनिया और तुर्कमेनिस्तान, ये सभी नॉर्थ में है। फिर आप इसके पूर्व में देखते हैं, तो इसमें अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान इसके पूर्व में स्थित है। तो ये जो 2 कंट्री कौन-सी हैं? एक कंट्री जो है वह इसके पूर्व में स्थित है। फिर जब हम इस साइड की ओर आते हैं, तो इसमें इराक जो आता है, पश्चिम में आता है। इराक कहाँ पर है इसके? पश्चिम में इसके इराक स्थित है और पश्चिम में इराक स्थित है और तुर्की जो आता है, यानी कि तुर्की आता है, ये आपका इसके किस हिस्से में आता है? नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम में आता है। समुद्री सीमाएँ जो आती हैं, इसमें समुद्री सीमाएँ में देखा जाए तो पर्शियन गल्फ यानी कि फ़ारस की खाड़ी है। फ़ारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी आती है। यहाँ पर फ़ारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और साथ ही साथ में इसमें ओमान की खाड़ी में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर और सऊदी अरब से ओमान की खाड़ी लगती है और ओमान की खाड़ी के बाद आता है आपका नज़दीकी जल निकायों में फ़ारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी है। तो इस तरीके से ये तक नज़दीकी जल निकायों के बारे में आता है। तो इस तरीके से ये है। अब आते हैं उज़्बेकिस्तान, जिसकी राजधानी ताशकंद है। ताशकंद में क्या हुआ है प्रेज़ेंट में कि जो भारतीय चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने उज़्बेकिस्तान में सशस्त्र बल अकादमी में एक उच्च तकनीकी आईटी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया हुआ है। तो ये आईटी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है, जिसके कारण ये चर्चा में रहा है। इसकी भौगोलिक अवस्थिति देखें तो यह मध्य एशिया में स्थित एक डबल लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि एक ऐसी कंट्री जहां पर एक बार तो स्थल युद्ध है, लेकिन उसको भी एक और बार स्थल युद्ध किया गया है, मतलब कि भू आबद्ध होना। कि कई सारी जो लैंड लॉक्ड कंट्रियां होती हैं, तो क्या होता है कि उनकी सीमा किसी भी देश से, मतलब कि किसी समुद्री क्षेत्र से नहीं लगती है, सिर्फ स्थल से लगती है। लेकिन जो उज़्बेकिस्तान है, वो एक ऐसा देश है जिसमें समुद्रों से भी नहीं लगती और डबल है, मतलब कि डबल कोडेड है कि और भी देश इससे जुड़े हुए हैं। तो इसे डबल लैंडलॉक्ड कंट्री कहा जाता है और ये एक तरीके से इसके पड़ोसी देश में भी यानी भू आबद्ध है और ये सीमावर्ती देश भी देखा जाए तो ये इसके उत्तर में कजाकिस्तान आता है, इसके उत्तर में ये आपका कजाकिस्तान है, इसकी अवस्थिति के बारे में पूछ लिया जाता है। पूर्व में कौन-सा आता है? किर्गिस्तान आता है, ये आपका पूर्व में किर्गिस्तान है। फिर हम इसके दक्षिण-पश्चिम में चलते हैं, तो ये आता है आपका दक्षिण पश्चिम में आता है आपका ताजिकिस्तान और इसमें जो इसके दक्षिण में आता है आपका साउथ में अफगानिस्तान और दक्षिण पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान आता है। तो ये दक्षिण पश्चिम में आता है, साउथ और वेस्ट में आता है। तो ये इसके सभी अवस्थिति होती है। तो ये उज्बेकिस्तान के बारे में ये प्रमुख अवस्थिति है। तो अब आते हैं नेक्स्ट सऊदी अरब अमीरात के बारे में, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि जिसकी राजधानी अबू धाबी है। अबू धाबी के बारे में जो चीज़ चर्चा में रही उसके बारे में देखें तो ये भी अरब जगत का यह पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो क्या किया गया है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि अरब का मतलब कि जो अरब प्रायद्वीप है उसका पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र अबू धाबी में स्थापित किया गया है। ये जो संयंत्र स्थापित किया गया है इसके अंतर्गत बात किया जाए तो ये एक तरीके से पूरे अरब प्रायद्वीप में पहला है। और ये इसके सीमावर्ती जो यूएई के सीमावर्ती जैसे इसकी डिटेल तो हमने जब आईआर पढ़ा तो उसमें पढ़ लिया। लेकिन अभी हम मैप के माध्यम से पढ़ रहे हैं और हमें मैप में बस इस अवस्थिति को जानना है और क्या चर्चा का विषय है जिसके कारण ये चर्चा में रहा है, तो इनको जानना है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये इसके पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम में सऊदी अरब है। पश्चिम एवं दक्षिणी पश्चिम में ये आपका ईस्ट मतलब कि वेस्ट एंड वेस्ट के साथ-साथ यह कौन से में नॉर्थ ईस्ट में ये आपका नॉर्थ ईस्ट में आपका ओमान आता है। पूर्व एवं नॉर्थ ईस्ट में आपका ओमान है। इसके अंतर्गत ओमान आएगा। ये आपका ओमान है और यहाँ समुद्री सीमा ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी से लगती है। तो ये पर्शियन गल्फ है और यहाँ पर आपकी ओमान की खाड़ी है तो इनसे यहाँ की सीमा लगती है। तो इस तरीके से इनकी सीमा यहाँ से लगती है और ये आपका अबू धाबी है, यहाँ पर ये सीमा लग रही है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर थाईलैंड के बारे में। थाईलैंड की राजधानी कौन सी है? बैंकॉक यहाँ की राजधानी है।
थाईलैंड की जो सीनेट में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाले विधेयक को मंजूरी मिल गई है। तो जो समलैंगिक विवाह होते हैं, समलैंगिक विवाहों को वैध बनाने के लिए मंजूरी मिली हुई है, तो इस कारण से ये चर्चा में है। और इसकी स्थलीय सीमाओं के बारे में देखा जाए तो इसकी उत्तर-पश्चिम सीमा पर म्यांमार स्थित है। मतलब कि म्यांमार कहाँ पर स्थित है? जो नॉर्थ वेस्ट जो इसकी सीमा है, इसके स्थान पर म्यांमार है। पूर्व सीमा पर कंबोडिया आता है, मतलब कि इसके ईस्ट में कंबोडिया आता है और उत्तर पूर्व में लाओस आता है। लाओस कहाँ पर है? ये आपका उत्तर पूर्व में आता है और दक्षिणी सीमा पर मलेशिया आता है। तो दक्षिणी सीमा पर कौन सा है? यहाँ पर आपका मलेशिया आता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपकी सराउंडेड कंट्रियों के बारे में है। जल निकाय कहाँ पर है? अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी। तो ये थाईलैंड की खाड़ी और यहाँ नीचे आपका अंडमान सागर है। तो यहाँ पर इसकी जो जल सीमा है इसके बारे में है। अब आते हैं हम नेक्स्ट लाओ पीडीआर या लाओस, जिसकी राजधानी वियंतियाने है। यानी कि लाओस की राजधानी कौन सी है? वियंताने है। इसके बारे में क्या चर्चा में रहा कि भारत और लाओ पीडीआर के जो प्रधानमंत्रियों ने पूर्वी एशिया के शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय वार्ता की हुई है। तो इनके द्वारा क्या किया गया है? एक द्विपक्षीय वार्ता की गई है। इसकी अवस्थिति देखें तो यह दक्षिण पूर्व एशिया का एक स्थलबद्ध देश है और यहाँ लाओस इसके उत्तर में है। लाओस उत्तर में चीन है, लाओस के यानी कि नॉर्थ में चीन आता है। नॉर्थ ईस्ट में आप और एवं पूर्व में वियतनाम आता है। मतलब कि नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में आपका वियतनाम आता है। दक्षिण में आपका थाईलैंड कंबोडिया आता है। इसके साउथ में क्या आता है? साउथ में कंबोडिया आता है। कंबोडिया आया। फिर आते हैं इसके पश्चिम में थाईलैंड आता है। ये इसके वेस्ट में आता है तथा उत्तर पश्चिम में म्यांमार आता है। तो ये नॉर्थ वेस्ट में आपका म्यांमार आता है। तो इस तरीके से इनकी अवस्थिति है। अब आते हैं हम नेक्स्ट फिलीपींस के बारे में, जिसकी राजधानी मनीला है। फिलीपींस को हाल ही में फिलीपींस के राजदूत ने ब्रह्मोस मिसाइल दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की विश्वसनीय सुरक्षा प्रदान की है। तो ये ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में इनकी विश्वसनीय ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में ये आया हुआ है कि क्या किया गया है कि सुरक्षा प्रदान की है। किसके द्वारा प्रदान की गई है? फिलीपींस ने दक्षिण पूर्वी एशियाइयों के लिए विशेष सुरक्षा प्रदान करने की बात कही है। फिलीपींस की राजधानी कौन सी है? मनीला है और इसके पूर्व में आता है फिलीपींस सागर। आप देख ही सकते हैं कि ये यहाँ पर पूरे में फिलीपींस सागर ही स्थित है। फिलीपींस सागर है और इसके दक्षिण में कौन सा आता है? यह दक्षिण में सिलेब सागर है। इसके दक्षिण में यहाँ पर स्लेब्स सागर मिलेगा आपको देखने को। स्लेब्स सागर है और दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर सुलू सागर आता है। ये दक्षिण पश्चिम में होगा, साउथ वेस्ट में होगा और इसके पश्चिम तथा उत्तर पूर्व में दक्षिणी चीन सागर है। तो ये साउथ चाइना सी कैसा में स्थित है? ये आता है आपका पश्चिम एवं वेस्ट एंड नॉर्थ में। तो इस तरीके से देखा जाए तो इनकी ये अवस्थिति के बारे में है, फिलीपींस के बारे में। और क्या किया गया है हाल में कि ब्रह्मोस मिसाइल में, जो ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के द्वारा ब्रह्मोस नाम दिया गया है, इस मिसाइल को दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों ने विश्वसनीय सुरक्षा प्रदान की है। अब आते हैं कि मॉरिशस, जो इसकी राजधानी पोर्ट लुइस है, इसके बारे में जानते हैं। मॉरिशस ये आपका यहाँ पर है, जिसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। पोर्ट लुइस यहाँ की राजधानी है। तो अभी प्रेजेंट में यहाँ पर विशेष जन औषधि केंद्र मॉरिशस में खोला गया है। तो यहाँ मॉरिशस में क्या हुआ है? विशेष जन औषधि केंद्र को खोला गया है। तो इसके कारण ये चर्चा में है। ये जन औषधि केंद्र जो है इसकी तो खोला गया है, तो ये चर्चा में तो आ जाता है। और ये जो आपका आता है ये हिंद महासागर के अंतर्गत है। हिंद महासागर के अंतर्गत एक द्वीपीय राष्ट्र है। तो ये आपका इंडियन ओशन, क्या है? ये आपका इंडियन ओशन है। जो इसके इंडियन ओशन की अवस्थिति को देखें तो ये एक तरीके से इसमें इसका द्वीपीय राष्ट्र है। यहाँ आपका मेडागास्कर आता है, जो कि रीयूनियन आइलैंड यहाँ पर है और यहाँ मेडागास्कर के पूर्व में तथा अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट पर ये अवस्थित है। और पश्चिम में रीयूनियन द्वीप और फ्रांस में तथा उत्तर पश्चिम में सेशेल्स स्थित है। तो ये रीयूनियन द्वीप है और यहाँ पर आपका जो देश है वह सेशेल्स द्वीप व्यवस्थित है। तो इस तरीके से इनकी अवस्थिति है। अब आते हैं हम चागोस द्वीप समूह के बारे में। चागोस द्वीप समूह के अंतर्गत बात करें तो ये यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके प्लस मॉरिशस मॉरिशस ने चागोस द्वीप समूह पर एक ऐतिहासिक राजनीतिक समझौता किया हुआ है। यह जो समझौता है जिसके तहत यूनाइटेड किंगडम ने इस द्वीप पर संप्रभुता मॉरिशस को सौंप दी है।
तो इसकी जो संप्रभुता किसके पास सौंप दी गई है? मॉरिशस को इसकी संप्रभुता सौंप दी गई है, जिसके कारण ये चर्चा में है। और मॉरिशस जो है वह इसकी अवस्थिति देखी जाए तो यह द्वीप समूह हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित है। ये आपका इंडियन ओशियन है, यहाँ पर ये अवस्थित है। और यहाँ यह द्वीप हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित है और यह मालदीव के दक्षिण में स्थित है। तो यहाँ आपका मालदीव है, मालदीव के दक्षिण में ये द्वीप आता है। तो यहाँ इसको इसकी संप्रभुता सौंप दी गई है। तो ये किसके द्वारा सौंपी गई है? यूके के द्वारा संप्रभुता को सौंपा गया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट रवांडा, जिसकी राजधानी किगाली है, उसके बारे में कि हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की संसद ने रवांडा सुरक्षा यानी कि शरण और आव्रजन विधेयक पारित किया है। यह विधेयक यूनाइटेड किंगडम के आव्रजन अधिकारियों को जनवरी 2022 के बाद गैर कानूनी रूप से यूनाइटेड किंगडम में प्रवेश करने वाले शरणार्थियों को रवांडा निर्वासित करने की शक्ति देता है। रवांडा जो है वह पूर्व मध्य अफ्रीका में मध्य रेखा के दक्षिण में स्थित एक भू आबद्ध देश है और इसकी स्थलीय सीमा में है उत्तर में युगांडा, उत्तर में यहाँ पर उगांडा आता है, ये जो नॉर्थ में स्थित है। आपका दक्षिण में बुरुंडी आता है, ये साउथ में स्थित है। पश्चिम में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से ये आपका वेस्ट में इससे घिरा हुआ है। और यह यहाँ पर किबू झील है। कौन सी है ये? लेक किबू, जो किबू झील अवस्थित है। और यह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ पश्चिमी सीमा का हिस्सा है। तो ये आज की पश्चिमी सीमा बनाती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये रवांडा, जिसकी राजधानी किगाली है, तो किगाली समझौता के कारण ये किगाली काफी सुर्खियों में रहता है। तो ये आपका कहाँ पर है? रवांडा। ये यहाँ पर क्या हुआ है? अभी प्रेजेंट में रवांडा सुरक्षा एवं आव्रजन विधेयक को पारित किया गया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टोगो यानी कि राजधानी लोमो के बारे में। टोगो की राजधानी लोमो है। इसे हाल ही में भारत और टोगो ने अपने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की है और इसकी पश्चिमी अफ्रीका में अवस्थिति है। तो कहाँ पर अवस्थिति है? इसकी अवस्थिति पश्चिम एशिया में है। और इसमें पश्चिम में घाना आता है, इसके वेस्ट में कौन सा है? घाना होता है। पूर्व में कौन सा होता है? ये बेनिन होता है, इसके पूर्व में होता है। और उत्तर में आपका आता है बुर्किना फासो। तो ये आपके नॉर्थ में बुर्किना फासो है। इनसे सीमाएं लगी रहती हैं। और इसके दक्षिण में कौन सा है? यहाँ पर गिनी की खाड़ी स्थित है। तो इसके दक्षिण में कौन सी स्थित है? कौन सी खाड़ी गल्फ आती है? गिनी ऑफ गल्फ आती है। तो इस तरीके से इनके बारे में है जो टोगो, जिसकी राजधानी लोमे है। अब आते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में। तो कॉन्गो जो है वह भारत और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो के बीच में रक्षा मंत्रालयों के बीच पहली सचिव स्तरीय बैठक संपन्न हुई थी। तो क्या हुआ है कि इनके द्वारा एक पहली सचिव स्तरीय बैठक को संपन्न किया गया है। तो सचिव स्तर की बैठक जो कंप्लीट की जाती है, इसकी भौगोलिक अवस्थिति देखी जाए तो यह उप सहारा अफ्रीका क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है। यहाँ पर अल्जीरिया के बाद अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश आता है। और इसकी प्रादेशिक सीमाओं में स्थलीय सीमा में कुल 9 देश लगते हैं, जिसमें अंगोला, बुरुंडी, कौन सा? अंगोला आता है, बुरुंडी आता है, फिर आपका बुरुंडी के बाद आता है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन आता है। फिर आपका इसमें और भी कंट्री आती हैं, रिपब्लिक ऑफ कांगो, सूडान, रवांडा, तंजानिया, जाम्बिया। तो ये सब जो कंट्री है इसके अंतर्गत ये पूरे सराउंडेड कंट्री इसमें आती हैं। समुद्री सीमा जो है वह अटलांटिक महासागर से, यहाँ पर अटलांटिक ओशन है आता है, जो इससे ये यहाँ पर सीमा स्पर्श करती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट घाना की ओर, जिसकी राजधानी अकारा है। घाना जो आती है वह भारत और घाना अकारा में आयोजित चौथी संयुक्त व्यापार समिति की बैठक में व्यापार संबंधों को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। इसकी भौगोलिक अवस्थिति देखी जाए तो यह गिनी की खाड़ी में स्थित एक पश्चिम अफ्रीकी देश है। भूमि सीमा जो आती है उत्तर में बुर्किना फासो, पूर्व में टोगो, पश्चिम में कोटे डी आइवरी स्थित है। समुद्री सीमा में इसकी समुद्री सीमा दक्षिण में अटलांटिक महासागर में लगती है। तो इस तरीके से ये इनके कहाँ पर? इसके पूर्व में टोंगो आता है, ये आपका ईस्ट में है। और पश्चिम में आपका कोटे दी आइवरी आता है, पश्चिम में है। बुर्किना फासो आपका नॉर्थ में आता है। तो इसकी ये अवस्थिति है। और समुद्री सीमा किससे लगी हुई है? अटलांटिक महासागर से इसकी समुद्री सीमा लगी हुई है। यहाँ पर अटलांटिक महासागर है। और इसकी राजधानी क्या है? ये अकारा यहाँ की राजधानी है, घाना की। अब आते हैं नेक्स्ट माली, जिसकी राजधानी बमाको है। माली जिसकी राजधानी क्या है? ये बमाको है।
क्या हुआ है कि माली की सरकार ने देश की मीडिया पर राजनीतिक दलों और संघों की गतिविधियों पर रिपोर्टिंग करने पर प्रतिबंध कर दिया है। तो सरकार के द्वारा क्या किया गया है कि यहाँ के जो राजनीतिक दल हैं वो और यहाँ के जो संघ हैं उनकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसकी अवस्थिति देखा जाए तो यह पश्चिमी अफ्रीका का एक स्थलबद्ध देश है। इसकी भू सीमाएं में उत्तर में अल्जीरिया आता है, ये आपका नॉर्थ में स्थित है। पूर्व में इसका नाइजर और बुर्किना फासो आता है, ये आपके दोनों किसमें है, पूर्व में स्थित है नाइजर और बुर्किना फासो। और दक्षिण में कोटे दी आइवरी और गिनी आता है, कोटे दी आइवरी और गिनी जो है इसके दक्षिण में आते हैं ये दोनों कंट्री। और इसमें पश्चिम में सेनेगल और मोरिटानिया आते हैं। तो मोरिटानिया, सेनेगल और मोरिटानिया जो है इसके पश्चिम में आते हैं। तो इस तरीके से इनके बारे में भौगोलिक क्षेत्र की अवस्थिति देखें तो यह अधिकांश भाग साहिल क्षेत्र में स्थित है और साहिल उत्तर में शुष्क सहारा मरुस्थल तथा दक्षिण में आर्द्र सवाना की पेटी के मध्य एक संक्रमणकालीन क्षेत्र स्थित है। तो इस तरीके से माली जिसकी राजधानी बमाको है उसके बारे में ये चीजें आती हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट जाम्बिया जिसकी राजधानी क्या है, लुसाका। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है जिसे हाल ही में जाम्बिया भारत संयुक्त स्थायी सहयोग आयोग छठा सत्र लोहासा में आयोजित किया गया है। यह दक्षिण मध्य अफ्रीका में स्थित एक भूआबद्ध देश है कि आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी जगह पर इसकी सीमा समुद्र से नहीं लग रही है। और इसकी सीमाओं के उत्तर में तंजानिया, तंजानिया आपका नॉर्थ में आता है। पूर्व में आता है आपका मलावी, इसके पूर्व में आता है। और फिर आता है दक्षिण में जिम्बाब्वे, यहाँ साउथ में जिम्बाब्वे आता है। और दक्षिण पश्चिम में आता है आपका बोत्सवाना। बोत्सवाना किस में आता है, आपका साउथ वेस्ट में आता है। और नामीबिया, बोत्सवाना और नामीबिया ये दोनों साउथ वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। अंगोला जो आता है इसके पश्चिम में आता है और उत्तर पश्चिम में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आते हैं। तो इस तरीके से इसकी ये पूरी अवस्थिति के तौर पर हम देख सकते हैं। तो ये पूरी कंट्रियां हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट मेक्सिको के बारे में कि जिसकी राजधानी मेक्सिको सिटी है। मेक्सिको जो है जिसकी राजधानी मेक्सिको सिटी है ये यहाँ पर अवस्थित है। यहाँ आपका यूनाइटेड किंगडम है। गल्फ ऑफ मेक्सिको है, यहाँ पर पैसिफिक ओशियन है। यहाँ क्या हुआ है कि न्यायाधीशों के लोकप्रिय चुनावों को मंजूरी देने वाला ये पहला देश बन गया है। तो क्या हुआ है, यहाँ न्यायाधीशों को मंजूरी देने वाला पहला, चुनावों में लोकप्रिय चुनावों को मंजूरी देने की दे दी गई है। इसके अलावा क्लाउडिया सीनबाम मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति भी बनी है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो पहली महिला राष्ट्रपति होती है, महिलाओं से रिलेटेड जो भी मुद्दे होते हैं वो आपके यहाँ पर जो नियुक्ति हुई होती है उससे क्वेश्चन आते हैं। स्थलीय सीमाओं के बारे में बात करें तो इसके उत्तर में संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण पूर्व में यहाँ पर ग्वाटेमाला, दक्षिण पूर्व में यहाँ पर जो दक्षिण पूर्व है यहाँ पर ग्वाटेमाला स्थित है और इसके नॉर्थ में आपका यूएसए स्थित है। और यहाँ की जो सीमाएं पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम में यहाँ का वेस्ट तथा साउथ में ईस्ट की सीमाएं किससे लगती हैं, ये आपके प्रशांत महासागर से। पूर्व में ये आती हैं आपके मेक्सिको की खाड़ी में और दक्षिण पूर्व में ये लगती हैं कैरिबियन सी से। तो यहाँ पर आपका दक्षिण पूर्व में यानी कि साउथ ईस्ट में यहाँ पर होगा आपका कैरेबियन सी। तो इस तरीके से इसकी सीमा की अवस्थिति होती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट बोलिविया के बारे में जिसकी राजधानी लापाज है जो कि प्रशासनिक तथा और सुक्रिय राजधानी संवैधानिक है। तो बोलिविया की कौन सी राजधानी है, एक लापाज। लापाज किस तरीके की राजधानी है, वो आती है प्रशासनिक राजधानी। लापाज यहाँ की प्रशासनिक राजधानी। और शुक्र जो आती है, यहाँ जो शुक्र राजधानी है, शुक्र यहाँ की राजनीतिक संवैधानिक राजधानी है। तो यहाँ की दो राजधानियां हैं। सुक्रे किस तरीके की है, सुक्रे एक आपकी संवैधानिक तरीके से। और ला पेज जो आती है वो दूसरी राजधानी प्रशासनिक राजधानी है। यहाँ क्या हुआ है कि बोलिविया अमेरिकी डॉलर पर अत्यधिक निर्भरता, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भंडार खत्म होने और बढ़ते कर्ज के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। और इसकी सीमाओं में इसके उत्तर पूर्व में आता है ब्राजील, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट में आता है ब्राजील। साउथ ईस्ट में आता है आपका पराग्वे। साउथ ईस्ट में कौन सी कंट्री आती है, इसके साउथ ईस्ट में आती है पराग्वे आती है। फिर आता है आपका दक्षिण में अर्जेंटीना, मतलब कि साउथ में कौन सा आता है, अर्जेंटीना आता है। और फिर आता है दक्षिण पश्चिम तथा पश्चिम में चिली आता है। दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम एवं पश्चिम में चिली आता है। और इसके उत्तर पश्चिम में पेरू आता है। तो क्या पेरू आता है, उत्तर पश्चिम में नॉर्थ वेस्ट में पेरू आता है। तो ये इसके सराउंडेड कंट्रियां होती हैं।
अब आते हैं पनामा के बारे में। पनामा जो है, पनामा सिटी इसकी राजधानी है। यहाँ पनामा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण गार्डी सुब्रबुक द्वीप पर रहने वाले समुदायों को द्वीप से हटाने वाला पहला देश बन गया है। तो क्या किया गया है, यहाँ के जो मतलब कि समुदाय, कौन सा समुदाय है, गार्डी सुगबुद गार्डी सुगदुव सुगदुव द्वीप, मतलब कि ये जो समुदाय है इस द्वीप से हटाने के लिए पहला देश बना है। यहाँ पनामा जो है एक मध्य अफ्रीकी अमेरिकी देश है। पनामा स्थल संधि में स्थित है। यहाँ ये पनामा स्थल संधि है। और यहाँ पर पनामा स्थल संधि जो है वह उत्तरी अमेरिका, यानी कि जो नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका है, दोनों को जोड़ने का एक सकरा भूखंड होती है। और ये जो है वह इसकी सीमा पश्चिम में कोस्टारिका, यहाँ पर जो इसकी सीमा है, पश्चिम पश्चिम में कोस्टारिका और पूर्व में कोलंबिया। यहाँ कौन सी है, पूर्व में, ईस्ट में कोलंबिया से लगती है। समुद्री सीमाओं में कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर है। तो यहाँ आपका कैरिबियन सागर है और यहाँ पर आपका प्रशांत महासागर से इसकी समुद्री सीमा लगती है। अब आते हैं ट्रिनिडाद एवं टोबैगो के बारे में, जिसकी राजधानी कौन सी आती है, पोर्ट ऑफ स्पेन। ट्रिनिडाद एवं टोबैगो जो है, जिसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है, यह जो है वह यह कैरिबियन क्षेत्र का एक ऐसा पहला देश बन गया है जिसने भारत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्लेटफॉर्म को अपनाया हुआ है। भौगोलिक अवस्थिति को देखा जाए तो यह अटलांटिक महासागर में दक्षिण पूर्वी वेस्ट इंडीज का द्वीपीय देश है। और इसकी निकटता में देखें तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के नजदीक वेनेजुएला के उत्तर पूर्व में, ये वेनेजुएला के उत्तर पूर्व में स्थित है। और यह दक्षिण अमेरिका, ये आपका जो साउथ अमेरिका है उसके नजदीक है और वेनेजुएला के उत्तर पूर्व में स्थित है। और यह गुआना, गुआना के कहाँ पर स्थित है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो गुआना के उत्तर पश्चिम में, और यहाँ पर दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला के नॉर्थ ईस्ट में ये अवस्थित है। तो इस तरीके से इसके बारे में है। अब आते हैं न्यूजीलैंड के बारे में, जिसकी राजधानी वेलिंगटन है। तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या आती है, वेलिंगटन। न्यूजीलैंड कहाँ पर है, ये आपका यहाँ पर न्यूजीलैंड है, इसकी राजधानी है वेलिंगटन हुई। और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया गया है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। जो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उनके द्वारा यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया गया है। और इस वर्ष सम्मेलन की जो में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। और भौगोलिक अवस्थिति जो रही है वह दक्षिण प्रशांत महासागर में है। ये कहाँ पर स्थित है, पेसिफिक ओशन के साउथ पेसिफिक ओशन में स्थित है। और यह मकर रेखा और अंटार्कटिका वृत्त के बीच में स्थित है। और यह जो है वह उत्तरी तथा दक्षिणी द्वीप नामक दो मुख्य भागों से मिलकर बना है। और यहाँ पर कुक स्टेट जो है वह दोनों भूभागों को अलग करती है। तो यहाँ पर कौन सी फेमस है, कुक स्टेट, कुक जल संधि जो है, इस यहाँ से एग्जाम में पूछी जाती है कि कुक जल संधि उन द्वीपों को अलग करती है। तो ये उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को, न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को अलग करती है। अब आते हैं क्रोएशिया, जिसकी राजधानी जाग्रेब है। क्रोएशिया की राजधानी क्या है, जाग्रेब। और ये जो आद्रेज प्लेनकोविक लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए क्रोएशिया के प्रधानमंत्री बने। तो कौन से बने हुए हैं यहाँ के प्रधानमंत्री, आंद्रेज प्लेनकोविक यहाँ के मतलब प्रधानमंत्री बने हैं। और ये जो है वह क्रोएशिया में दक्षिण पूर्वी यूरोप में अवस्थित है। और यह बाल्कन प्रायद्वीप का हिस्सा है। तो किसका हिस्सा है, बाल्कन प्रायद्वीप का हिस्सा है। और इसकी स्थलीय सीमा में उत्तर में हंगरी आता है, नॉर्थ में क्या है, इसके नॉर्थ में हंगरी, स्लोवानिया है। और पूर्व में सर्बिया आता है। और इसके दक्षिण और पूर्व में बोस्निया एंड हर्जेगोविना आता है। और इसके पश्चिम में एड्रियाटिक सागर आता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपके क्रोएशिया के बारे में है। अब आते हैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के बारे में, जिसकी राजधानी डबलिन स्थित है। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की राजधानी क्या है, डबलिन होती है। यहाँ पर क्या हुआ है कि नए प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ है, जिसके कारण ये चर्चा में है। इसकी भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो यह ग्रेट ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम में पश्चिम में एक द्वीप है जो बहुत बड़े भाग में सम्मिलित है। और इस द्वीप का जो दूसरी भाग है वह नॉर्थ उत्तरी आयरलैंड का है। तो इसका जो दूसरा भाग है ये वाला, ये उत्तरी आयरलैंड का है। और ये जो है दूसरा भाग उत्तरी आयरलैंड का, और एक भाग जो बड़ा भाग है वह ग्रेट ब्रिटेन के पश्चिम में
स्थित एक द्वीप है। इसमें सीमावर्ती में देखा जाए तो उत्तरी दिशा में उत्तरी आइलैंड है यानी कि यूनाइटेड किंगडम है। सीमावर्ती जल निकायों में देखा जाए तो पश्चिम में अटलांटिक महासागर, यहाँ के वेस्ट में अटलांटिक महासागर आता है, दक्षिण में सेल्टिक सागर और पूर्व में आइरिस सागर आता है। तो इस तरीके से इनकी एक अवस्थिति है। अब आते हैं ग्रीस, जिसकी राजधानी एथेंस है। ग्रीस की राजधानी क्या होती है? ग्रीस की राजधानी ये एथेंस है। इसके बारे में बात करें तो हाल ही में ग्रीस चिंताजनक रूप से जनसंख्या में गिरावट का सामना कर रहा है। तो जनसंख्या में गिरावट का सामना कर रहा है, जिसके कारण ये चर्चा में है। ये जो है ये भी आपका बाल्कन प्रायद्वीप का के सुदूर दक्षिण में स्थित है। तो क्या है, ये एक तरीके से बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित है। इसकी स्थलीय सीमाओं में देखा जाए तो ये अल्बानिया, बुल्गारिया, तुर्की, मैसेडोनिया इसके अंतर्गत आती है। मैसेडोनिया गणराज्य इसके अंतर्गत आता है। और ये इसके पूर्व में एजियन सागर है। यहाँ जो देखते हैं कि यहाँ ईस्ट में एजियन सागर है और इसके भूमध्य सागर इसके दक्षिण में है। यहाँ क्या अंश है? साउथ में। यहाँ पर भूमध्य सागर स्थित है साउथ में, और यहाँ पर पश्चिम में आयोनियन सागर स्थित है। तो ये आपका आयोनियन सागर पश्चिम में स्थित है। तो इस तरीके से इसकी ये अवस्थिति है। अब आते हैं नीदरलैंड, जिसकी राजधानी एम्स्टर्डम है, जो कि इस बार भारत नीदरलैंड विदेशी कार्यालय परामर्श हैग नीदरलैंड में आयोजित किया जाता है। और यह देश उत्तर पश्चिमी यूरोप में स्थित है और यह इस देश को हॉलैंड के नाम से जाना जाता है। हॉलैंड के नाम से इसे जाना जाता है। ये जो है इसकी भूमि सीमा दक्षिण में बेल्जियम तथा पूर्व में जर्मनी से लगती है और इसके जल निकाय में उत्तर तथा पश्चिम में उत्तरी सागर स्थित है। तो ये सब चीजें जो इसके अंतर्गत आती हैं। अब आते हैं लाटविया के बारे में, जिसकी राजधानी रीगा है। रीगा जो आता है वह लाटविया है और ये भारत में लाटविया को नए रेजिडेंट मिशन का संचालन किया गया है। यूरोपीय संघ और इसमें ये नाटो के सदस्य हैं। यह नॉर्थ ईस्ट यूरोप में स्थित है। कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट यूरोप में आते हैं। इसके भू सीमाओं में देखा जाए तो उत्तर में एस्टोनिया, ये इसके नॉर्थ में स्थित है एस्टोनिया। फिर इसके पूर्व में आता है, इसके पूर्व में आया आपका पूर्व में रूस और दक्षिण पूर्व में आता है बेलारूस यानी कि साउथ, और ईस्ट में आता है बेलारूस, फिर आता है दक्षिण में लिथुआनिया। तो ये आपके साउथ में लिथुआनिया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये सब भू सीमा है। समुद्री सीमाएं जो देखें, जिसमें बाल्टिक सागर और रीगा की खाड़ी आती है, तो यहाँ पर बाल्टिक सागर और रीगा की खाड़ी है जो इसकी समुद्री सीमाएं हैं। अब आते हैं सितवे पोर्ट के बारे में, जो कि म्यांमार में स्थित है। सितवे पोर्ट को विदेश मंत्रालय की मंजूरी के बाद भारत में सितवे बंदरगाह म्यांमार को संचालित करने का अधिकार सुरक्षित कर लिया है। यह दूसरा विदेशी बंदरगाह है सितवे, जिसके संचालन का अधिकार भारत को प्राप्त हुआ है, और ऐसा पहला विदेशी बंदरगाह चार बहार, जो कि ईरान में स्थित है। तो भारत के लिए कौन सा पहला एक तो आता है चाबहार बंदरगाह, जिस पर मंजू मतलब कि इसके संचालित करने का रख रखाव दिया गया है, और दूसरा आता है सितवे पोर्ट, जो कि म्यांमार में स्थित है। तो ये आपका सितवे म्यांमार, और ये आता है आपका ईरान में। ये सितवे पोर्ट जो है वह गहरे जल वाला बंदरगाह होता है और यह म्यांमार के रखाइन प्रांत में कलादान नदी के मुहाने पर स्थित है, और यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए व्यापार और पारगमन के नौ असर द्वार खोलेगा और भारत और म्यांमार के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देगा। तो ये इसके बारे में है। तो ये म्यांमार है, यहाँ बांग्लादेश, यहाँ ढाका है, कोलकाता है, और यहाँ जो आपका सितवे पोर्ट है, तो इसके रख रखाव की जिम्मेदारी भारत को दी गई है। और भारत की इसमें सी रूट जो क्षमता देखी जाए तो ये 539 किलोमीटर है। तो इस तरीके से ये सितवे पोर्ट के बारे में है। अब आते हैं सेंट मार्टिन आइलैंड के बारे में। सेंट मार्टिन आइलैंड कहाँ पर है? ये आइलैंड जो है, इसमें देखा जाए तो अभी हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड पर सैन्य अड्डा स्थापित किया है। तो ये जो आपका स्थापित है कहाँ पर है? ये है आपका बांग्लादेश में। बांग्लादेश में स्थित है। तो इसने किसने कब्जा किया है? यूएसए ने कब्जा किया हुआ है। सैन्य अड्डा बनाया हुआ है, मतलब कि सैन्य अड्डा यहाँ पर बांग्लादेश में बना लिया है। इसकी अवस्थिति देखी जाए तो ये मूंगा द्वीप में कोरल आइलैंड में स्थित है, बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। और इसकी संप्रभुता में देखें तो 1974 के समझौता के तहत म्यांमार ने इस द्वीप पर बांग्लादेश की संप्रभुता को स्वीकार कर लिया था। अब आते हैं गुआम द्वीप के बारे में। गुआम द्वीप जो है वह भारत का आईएनएस शिवालिक पोत संयुक्त राज्य अमेरिकी क्षेत्र गुआम पहुंचा हुआ है, और यह स्थिति गुआम मारियाना द्वीप श्रृंखला में सबसे बड़ा द्वीप दक्षिणी द्वीप है, और ये जो है वह उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के अंतर्गत
ये द्वीप स्थित है जिसे गुआम द्वीप कहते हैं। अब आते हैं सीन नदी की ओर। सीन नदी जो है वह पेरिस की मेयर 2024 में ओलंपिक खेलों के पहले सीन नदी की स्वच्छता को दिखाने के लिए इसमें डुबकी लगाई। पेरिस की जो मेयर रही हैं उनके द्वारा ओलंपिक खेलों के पहले इसकी स्वच्छता के लिए एक तरीके से प्रमाण के तौर पर कहा गया कि सीन नदी कितनी स्वच्छ है। तो इसके बारे में कहा गया। और ये शीन नदी जो है वह एक तरीके से कैसी नदी है? सीन नदी जो होती है वह फ्रांस की दूसरी बड़ी नदी है। किस तरीके की है? दूसरी बड़ी नदी है। और फ्रांस की सबसे बड़ी नदी जो आती है वह लोअर नदी है। और यह प्रवाह जो है वह पेरिस से होते हुए उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बहती है और यह ले हावरे के पास इंग्लिश चैनल में मिल जाती है। और इसका उद्गम फ्रांस के डिजॉन प्रांत में होता है। और इसमें प्रमुख सहायक नदियों में मोरबी, ओबी और यूने आती हैं। तो कौन सी? मोरबी, ओबी और यूने आती है। अब आते हैं तुर्कीना झील के बारे में। तुर्काना झील जो है वह पिछले 50 वर्षों से इस पर व्यापक सर्वेक्षण किया गया है और ये यहाँ पर स्थित है। और ये सर्वेक्षण यूनेस्को विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा संचालित है। और इस सर्वेक्षण में शोध परियोजनाओं ने झील में मछली पालन की अपार क्षमताओं का पता चला हुआ है। और यह झील उत्तर पश्चिमी केन्या, दक्षिण पश्चिमी इथोपिया में अवस्थित है। और इसका महत्व जो देखा जाए, यह अफ्रीका महाद्वीप की चौथी सबसे बड़ी झील है। साथ ही यह विश्व की सबसे बड़ी स्थायी रेगिस्तानी क्षारीय झील भी है। इसके जल स्रोत को देखा जाए तो यह झील 90% से अधिक जल इथोपिया में की ओमो नदी से प्राप्त होता है। तो इथोपिया की जो ओमो नदी है यहाँ पर इससे 90% जल की आपूर्ति करती है। अब आते हैं माउंट किलिमंजारो की ओर। माउंट किलिमंजारो की ओर देखते हैं तो भारत में रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में एक अभियान दल ने किलिमंजारो के उगरू शिखर पर भारतीय ध्वज को फहराया हुआ है। तो ये यहाँ का जो उगरू शिखर है, कौन सा शिखर आता है? यहाँ का उगरू शिखर ने यहाँ पर झंडा फहराया है, इस कारण से ये चर्चा में है। अवस्थिति देखें तो ये तंजानिया अफ्रीका में है। ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, मतलब कि 5,895 मीटर की है। और ये इस पूर्वी श्रृंखला का हिस्सा नहीं और दुनिया की सबसे बड़ा स्वतंत्र पर्वत भी है। यह स्ट्रेटो वोल्केनो है और इसकी अपेक्षाकृत खड़ी ढलान वाले होते हैं और ढाल वाली ज्वालामुखियों की तुलना में अधिक शंक्वाकार होते हैं और ये चिपचिपे लावे के निकलने से बनते हैं। तो इस तरीके से, और ये एक तरीके से वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अब आते हैं लिपुलेख दर्रे की ओर, जो कि चीन के साथ सीमा व्यापार का फिर से शुरू करने की मांग कर रहा है और इस मांग को कोविड-19 महामारी के दौरान बंद कर दिया गया है। तो ये लिपुलेख दर्रे के बारे में, इसकी अवस्थिति जो देखी जाए तो इसे भारत, चीन और तिब्बत, यानी कि चीन, तिब्बत, नेपाल के ट्राई जंक्शन के करीब स्थित है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। तो ये उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जो जिले आता है वहां पर ये स्थित है। कुमाई क्षेत्र का एक प्रमुख दर्रा है जो ब्यास घाटी में स्थित है और दिपुलेख दर्रे से होकर यात्रा करने पर कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा में लगने वाला समय काफी कम हो जाता है। सुएज नहर मार्ग के बारे में, जो कि भारत में यूरोप के ईंधन का निर्यात अब सुएज नहर रूट से जाए केप ऑफ गुड होप से किया जा रहा है। इसकी अवस्थिति देखी जाए तो ये मिस्र में है और सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है और एशिया और यूरोप के बीच में एक समुद्री मार्ग भी है। तो इस तरीके से ये सुएज नहर के बारे में बताया गया है। तो ये सुएज नहर के बारे में है। फिर आते हैं हम भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा के बारे में, कि भारत के विदेश मंत्री ने CII इंडिया मेडिटेरियन बिजनेस कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए IMEC ग्लोबल कनेक्टिविटी की आधारशिला होगी। तो इसके अंतर्गत कहा है, तो ये आपकी आधारशिला के बारे में बताया गया है। अब आते हैं हम यहाँ पर, हमारा ये जो मेजर टॉपिक था वो फिनिश होता है। अब हमारा चौथा जो मेजर टॉपिक आता है इसके अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के बारे में। द्विपक्षीय संबंधों में सबसे पहले हम चलते हैं भारत चीन सीमा के बारे में, कि हाल ही में भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC से देपसांग और डेमचोक, जो देपसांग और डेमचोक जो जगह है यानी कि इलाके हैं, वहां पर वहां क्या किया है, सैनिकों की वापसी और गश्ती की व्यवस्था फिर से शुरू किया। इसका अर्थ है कि मई 2020 में के पहले LAC जो स्थित था फिर उसकी स्थिति को बहाल किया गया है। तो ये यहाँ पर ये अक्साई चीन का हिस्सा है और यहाँ वास्तविक नियंत्रण रेखा के अंतर्गत ये चीजें की गई हैं। तो ये अवस्थिति है। अब आते हैं पेंगोंग त्सो के बारे में, कि चीन ने पेंगोंग त्सो झील में 400 मीटर लंबे पुल का निर्माण किया हुआ है। तो पेंगोंग त्सो झील कहाँ पर स्थित है? लद्दाख लेह में स्थित है और इस पर कार्य पूरा किया है। और यह झील जो है लद्दाख के लेह जिले में स्थित एक फिर एंडोमॉर्फिक यानी कि चारों ओर से भूमि से घिरी हुई झील है। और यह झील विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। और यह झील 1/3 हिस्सा भारत और 2/3 हिस्सा चीन में है और ना तो सिंधु नदी नदी बेसिन का हिस्सा और ना ही रामसर साइट है।
पूर्व में पेंगोंग झील का निकास सियूक नदी था, और लेकिन प्राकृतिक अवरोध के कारण यह बंद हो गया, और सियूक नदी जो है वह सिंधु की सहायक नदी होती है। अब आते हैं चीन के बारे में। तो चीन के बारे में इसकी भौगोलिक अवस्थिति देखी जाए तो इसकी राजधानी बीजिंग है। यह यानसी नदी, पीली नदी, मेकांग नदी, अहू नदी यहाँ की प्रमुख नदियों के बारे में है। और इस यहाँ पर टकला मकान मरुस्थल और चीन का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। यहाँ की जो पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं वह कुन लुनसान पर्वत, त्यानसान पर्वत यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं। अब आते हैं हम नेपाल की ओर। तो नेपाल की ओर जब चलते हैं तो 100 रुपए का नया नोट भारतीय राज्य क्षेत्रों को दर्शाते हुए नेपाल के द्वारा जारी किया गया है। और नेपाल के बारे में देखा जाए तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, और इसकी स्थल सीमाएं भारत और चीन के बीच तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के बीच स्थलबद्ध है। यहाँ पर 5 राज्यों भारत के, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल और वेस्ट बंगाल, और उसके साथ आपका सिक्किम से इसकी सीमाएं लगी हुई हैं। तो इस तरीके से 5 राज्य हैं, जिससे पूरी 1800 किलोमीटर की सीमा लंबी एवं खुली सीमा साझा करते हैं। और यह जो है सीमा के अंतर्गत बात करें तो ये इसमें पर्वत शिखर आता है आपका एवरेस्ट, ये माउंट एवरेस्ट स्थित है। धोलावीरा, अन्नपूर्णा ये यहाँ के प्रमुख पर्वत शिखर हैं। और जो सबसे ऊंची चोटी में से आती है वो नदी बेसिन में कोशी नदी बेसिन और गंडक नदी बेसिन यहाँ के प्रमुख नदी बेसिन है। भूटान के बारे में बात करें तो भूटान जो है वह हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने भूटान की राजकीय यात्रा की है, और इसमें भारत के प्रधानमंत्री को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ट्रक ग्यालपो से सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया है? ऑर्डर ऑफ द ट्रक ट्रक ग्यालपो। भूटान की जो राजधानी वह कौन सी आती है? वह थिम्पू आती है। यह भारत के 4 राज्यों में सीमा साझा करता है, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, कौन कौन सा असम आता है, अरुणाचल प्रदेश और फिर पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो ये 4 राज्य हैं। यह उबड़ खाबड़ भूभाग वाला पहाड़ी देश है जो पूर्वी हिमालय का हिस्सा है। इसके प्रमुख नदियों में अमोचू जो पश्चिम में बहती है और टोरसा कहलाती है, और मानस नदी असम में बहती है। और इसकी महत्वपूर्ण चोटियों में गंगखार, प्यूमसम इसकी चोटी, और भूटान जो है विश्व का पहला कार्बन नेगेटिव देश है। और भूटान सकल घरेलू उत्पाद की बजाय सकल राष्ट्रीय खुशहाली को प्रोत्साहित करने के लिए अपने दर्शन के लिए जाना जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये भूटान के बारे में है। अब आते हैं हम बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश के अंतर्गत देखते हैं कि प्रधानमंत्री शेख हसीना के आपदस्थ होने के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में प्रमुख शपथ ली हुई है। बांग्लादेश के बारे में राजधानी जो देखी जाए तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और यहाँ की स्थलीय सीमाओं में बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों, कौन कौन से राज्य आते हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, फिर मेघालय, मिजोरम और असम, ये प्रमुख 5 राज्य हैं जहां पर यह 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और म्यांमार जो है वह दक्षिण पूर्वी के साथ सीमा साझा करता है। जलीय सीमाएं बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और नदी जो होती है वह ब्रह्मपुत्र की जो निचली धारा है उसको बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, और बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी है। और सुंदरबन मैंग्रोव वन भी का 60% हिस्सा बांग्लादेश में स्थित है। तो इस तरीके से इसके बारे में है। फिर आते हैं मालदीव के बारे में। तो मालदीव के अंतर्गत देखा जाए तो हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति ने पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद भारत की अपनी द्विपक्षीय राजकीय यात्रा की। इनकी यात्रा के बारे में तो ठीक ही है, बट मालदीव की अवस्थिति के बारे में देखें कि मालदीव की राजधानी माले है। यह प्राकृतिक एटॉल से निर्मित एक द्वीपीय देश है, और यह चारों तरफ से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। यहाँ पर 8 डिग्री चैनल मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करता है, और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मुख्य लक्षद्वीप से, और 10 डिग्री चैनल बंगाल की खाड़ी, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो इस तरीके से ये 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल के बारे में बताया गया है। अब आते हैं हम रूस के बारे में। तो रूस के अंतर्गत देखें तो जुलाई 2024 में 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। भारत के प्रधानमंत्री ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की हुई थी। रूस के जो राजधानी है वह मॉस्को है, और यह भू आकृतियों यूराल पर्वत यूरोप और एशिया को विभाजित करता है। काकेशस पर्वत श्रृंखला जिसके यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस है। महत्वपूर्ण नदी वोल्गा नदी जो कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है। महत्वपूर्ण झीलें जिसमें बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील, सबसे पुरानी मीठे पानी की झील, कैस्पियन सागर सबसे बड़ा चारों ओर से घिरा एक अंतर्देशीय जल निकाय के तौर पर आता है। अब आते हैं हम संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर। संयुक्त राज्य अमेरिका में देखते हैं कि भारत में
रक्षा मंत्री की संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और यह जो अरेंजमेंट है पर हस्ताक्षर किए गए हैं, इसके अंतर्गत ये चर्चा में रहता है। तो इसके बारे में जानते हैं कि राजधानी जो है वाशिंगटन डीसी आती है और इसकी महत्वपूर्ण नदी मिसिसिपी जो कि सबसे बड़ी नदी है। यहाँ की ग्रेट लेक्स हैं, 5 लेक्स हैं ग्रेट लेक्स जिनके नाम से जाना जाता है, जिसमें आती हैं ग्रेट सुप्रिया, ग्रेट ह्यूरोन, ग्रेट मिशिगन, इरी और ओंटारियो होती हैं। तो इस तरीके से इसकी 5 प्रमुख लेक हैं। प्रमुख पर्वत श्रेणियों में रॉकी पर्वत, अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला, सियरा नेवादा महत्वपूर्ण स्थल, मोजावे और ग्रेट बेशन आते हैं। तो इसके बारे में फिर आते हैं हम यूनाइटेड किंगडम की ओर चलते हैं। तो इसमें भारत और यूनाइटेड किंगडम ने स्वास्थ्य और लाइफ साइंस में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यूनाइटेड किंगडम के बारे में जानें कि इसकी राजधानी लंदन है और इसके 4 प्रमुख घटक हैं, जिसमें यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड शामिल है और स्थलीय सीमा और पश्चिमी आयरलैंड और पर्वत श्रृंखलाएं वेनिस है। तो इस तरीके से यूनाइटेड किंगडम के बारे में फिर चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की ओर, जिसमें बात करें तो ऑस्ट्रेलिया सरकार ने नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी 2024 में भारत को इंडो पैसिफिक रीजन में शीर्ष स्तरीय सुरक्षा भागीदारी के रूप में शामिल किया। इसकी राजधानी आती है कैनबरा, जिसमें महत्वपूर्ण नदियां मर्डे नदी जो कि सबसे लंबी नदी है यहाँ की, और यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान प्रणाली जो कि कोरल सागर में उत्तर पूर्व में ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व मतलब कि यहाँ पर ही कोरल रीफ पाई जाती है और यह ऑस्ट्रेलिया के सबसे समतल महाद्वीप से, जिसके अलावा यहाँ पृथ्वी की ज्ञात सबसे पुरानी भूविज्ञानीय संरचनाएं भी मौजूद है। अब आते हैं जापान की ओर। तो जापान में आता है कि भारत और जापान के प्रधानमंत्रियों ने इटली के पुलिया में G7 शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय बैठक संपन्न की है। तो कहाँ संपन्न की है? जापान, भारत और जापान के बीच में इटली के अपुलिया में। इटली के अपुलिया में इस बैठक को संपन्न किया गया है। राजधानी के बारे में जापान की देखें तो इसकी राजधानी आती है टोक्यो और यह 4 मुख्य द्वीपों से बना हुआ है, जिसमें होकाइडो द्वीप और उसके बाद आता है होन्शु द्वीप और शिकोका द्वीप और क्यूशु द्वीप, जिसमें होन्शु द्वीप जो है वह सबसे बड़ा है। और जापान पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। तो ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो आती है, यानी कि जहां पर सर्वाधिक भूकंप आते हैं, जैसे भूकंप के एक जो पट्टी है वहां इसके पश्चिमी किनारे पर जापान स्थित है और जापान में सबसे ज्यादा भूकंप भी आते हैं। अब ये संदर्भ में भारत के प्रधानमंत्री ने सिंगापुर, वियतनाम और मलेशिया की यात्रा की हुई है साउथ ईस्ट एशिया के अंतर्गत। तो ये साउथ ईस्ट एशिया की प्रमुख कंट्रियों के बारे में है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये कंट्रियों के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि आपका सिंगापुर, वियतनाम, मलेशिया की यात्रा की। तो सिंगापुर कहाँ पर है? सिंगापुर कहाँ पर आता है? आपका सिंगापुर आएगा यहाँ पर। सिंगापुर, वियतनाम और मलेशिया, तो ये आपके 3 कंट्री हैं। यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा यात्रा की गई है। तो इनकी अवस्थिति आपको याद रखने का, यहाँ पर आपका ये साउथ ईस्ट एशिया का ये मैप से आपका इम्पोर्टेंस तो आता ही है, ये तो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये आपके मेजर टॉपिक जो हैं वो फिनिश होते हैं। अब आता है हमारा अर्थव्यवस्था का टॉपिक, फिर इसके आगे के जितने टॉपिक हैं ये सब आते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, मतलब कि इसको जो न्यूज के माध्यम से है वो आपका 2 पार्ट में कर लेते हैं। पहला पार्ट ऑलरेडी आज कंप्लीट हो गया है। कल दूसरा पार्ट आ जाएगा जिसमें पार्ट सेकंड को कवर किया जाएगा। आप तब तक इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यूपीएससी पीएससी विथ दीक्षा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ ऐसे ही मतलब कि अंडरलाइन की हुई पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करें। धन्यवाद।